एपिसोड 301 रुद्रांश की कंडीशन। वही नीतिया का तो हाल बुरा हो चुका था। वो अपने घुटनों में अपना सिर छुपाए अपने कानों पर हाथ रखे डर से डूबकी हुई थी। तभी फायरिंग शांत होने की आवाज के साथ नीतिया सहमी हुई। जैसे ही अपनी आंखें खोल देखती है तो उससे अपने सामने अन्या की परछाई नजर आती है, जिससे देख वो अंदर तक काफी जायद डर जाती है। वो अपने कांपती निगाहों के साथ बड़े मुश्किल से नजरें उठाकर अन्या को देखती है तो अन्या उसकी निगाहों को देख और भी जायद जैसे उबाल खाती हुई एक झटके में नीतिया का सिर के बालों को दबोच उससे जबरदस्ती अपने सामने उठते हुए उसकी आंखों में अपनी लाल से गुस्से में तिलमिलाई कहती है, कैसे कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी नीतिया, कैसे। नीतिया अन्या के सवाल पर कुछ कहने लायक नहीं रहती। वो बड़ी मुश्किल से जैसे खड़े होती है अपने कदमों पे। अन्या उसकी आंखों में गिल्ट की जगह सिर्फ डर पाकर और भी जायद गुस्से में आ जाती है और उसके बालों को दबोचे उससे थोड़े आगे जमीन पर फेंकते हुए चिल्लाती है, कैसे नीतिया, कैसे। अपनी बेटी का वो हाल देख मिस्टर बेदी और मालविका जी सकते में आ जाते हैं। मिस्टर बेदी आगे बढ़ चीखते हुए कहते हैं, अन्या चौहान, तुम्हारे हिम्मत कैसे हुए मेरी बेटी को छीनने की। मिस्टर बेदी के ये कहने पर अन्या उसकी बातों का करारा जवाब दिए गुस्से में चीखते हुए कहती है, जैसे तेरी बेटी की हिम्मत हुई मेरे बेटे को छूने की। अन्या का ये ऐलान सुन तो मिस्टर बेदी एक पल को जैसे सुन से पड़ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कुछ। वो एक नज़र नीतिया को देखते हैं, पर जैसे ही आगे बढ़ने को होते हैं कि अन्या की गुड्स मिस्टर बेदी और मालविका जी को पकड़ लेते हैं। अन्या आगे बढ़ जमीन पे पड़ती नीतिया के हाथ को अपने पाँव के ताले मसलते हुए कहती है, यही हाथ था तुम्हारा। एक पल के लिए कॉप नहीं मेरे छोटे से मासूम बच्चे को मारने की कोशिश करने से पहले। आह बोलो। अन्या के ऐसे करने पर नीतिया दर्द से कराह उठती थी। ये देख मिस्टर बेदी और मालविका जी अपने बेटी को बचने की कोशिश करते हुए चीखते हैं, चोलते हैं, अन्या की गुद से छूटने की कोशिश करते हैं, पर सब बेफल होता है। अन्या अब सिर्फ जैसे नीतिया की ही चीखें सुनती थी। वो दोबारा उसका बाल पकड़ उसका सिर जोड़कर टेबल पर मार देती है, जिससे अब नीतिया की जैसे हाल खराब हो गया थी। साथ ही अन्या ने अब तक 2-3 लाते के साथ गुस्सा भी नीतिया पर बरसा दिया था, पर अब भी जैसे अन्या के अंदर का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। अन्या नीतिया का गला पकड़ उससे पिल से लगते हुए गुस्से कहती है, क्यों किया नीतिया, मेरे बच्चे की जिंदगी से क्यों खेला। नीतिया अब निढाल हो चुकी थी इतनी मार के बाद, लेकिन फिर भी अन्या की तरफ उसकी तड़प उसका गुस्सा देख बड़ी मुश्किल से हंसने की कोशिश करते हुए कहती है, क्योंकि तुमने मेरी जिंदगी से खेला, मुझे मेरी जिंदगी की खुशी छीनने की कोशिश की, इसलिए मैंने भी तुम्हारी जिंदगी से खेल लिया, तुम्हारे सबसे कीमती छीनने लिया। हिसाब बाबर। इतना बोलते हुए नीतिया के मुंह से खून आने लगता है, पर वो अन्या को देख उसके दर्द में मुस्कुराते की कोशिश करती है। ये देख अन्या उसके जबरों को दबोचते हुए गुस्से में कहती है, हिसाब बराबर नहीं हुआ है मिस नीतिया बेदी, बहुत कुछ छीना है तुमने मुझसे, लेकिन अब बस, क्योंकि बारी अब मेरी है। बहुत मेहनत की था मेरे रुद्र को मुझसे छीनने की, उनकी यादों में मुझे मिटने की, उन्हें सीख बनाकर मुझे तरपाने की, बहुत मेहनत किया है ना। लेकिन अफसोस इस मेहनत को तुम्हारी आंखों के सामने फेल होते देखोगी। जिस रुद्र को सीख बनाकर तुम पाना चाहती थी वो रुद्र वापस से रुद्र बनकर मेरे पास आएंगे, वो भी बहुत जल्द। ये सुन नीतिया हैरानी से अन्या को देखने लगती है, क्योंकि उससे नहीं पता था कि अन्या को सीख की सच्चाई पता चल गई है। नीतिया के साथ इस बार मिस्टर बेदी भी हैरान थे। अन्या नीतिया के जबरों को और कसते हुए आगे कहती है, क्योंकि अब रुद्र मेरे हो गए और तुम यहाँ अकेली खाली हाथ। मैं चाहूँ तो तुम्हें यही खत्म कर सकती हो, लेकिन मैं अपने बेटे के दर्द का बदला आसानी से नहीं लगी, बल्कि उसका हिसाब तुमसे किस्तों में लूंगी। रोक सकती हो तो रोक लो। इतना बोल अन्या उसका जबरा एक झटके में दूसरे साइड झटकती है, जिसे नीतिया खुद को संभाल नहीं पाती और सीधा जमीन पर गिर जाती है। अन्या जाने के लिए मुड़ती ही है कि दोबारा नीतिया के पास कर 1-2 और लगा कर देती है और अपने कदम आगे घर के बाहर लेती है, पर अन्या अब हर कदम पर एक धमका होता है, जो मिस्टर बेदी के बर्बादी का ऐलान होता है। उनका हाल छोड़ जैसे पूरा बस्तर धमकी में उड़ जाता है। ये देख तो आज सबकी सिटी पिटी गुल हो जाती है। अन्या बाहर आते हुए अपने कार में बैठ वहां से जल्दी से निकल जाती है। वही हॉस्पिटल में सीड रुद्रांश को लिए भागता दौड़ता हॉस्पिटल पहुंच जाता है। उससे तो जैसे अब भी समझ नहीं आया क्या हुआ। वो रुद्रांश को स्ट्रेटर पर लेटा कर तेजी से डॉक्टर और नर्स के साथ इमरजेंसी रूम की तरफ ले जा रहा था, और साथ ही रुद्रांश के सिर पर हाथ फेरते हुए उसका हाथ पकड़ उससे उठने की कोशिश करते हुए कहता है, जूनियर चौहान उठो ना, देखो हम हॉस्पिटल आ गए। बेटा प्लीज उठ जाओ ना, मुझे वापस से सजा मत दो, प्लीज उठ जाओ ना जूनियर चौहान, प्लीज उठ जाओ।
नर्स सीड को वार्ड के बाहर रोक देती है। ये देख अपने हाथों से रुद्रांश का हाथ छूटते हुए देख जैसे टूट सा जाता है। वो दरवाजा बंद होने के बाद दीवार में अपने हाथों को मरते हुए चीख पड़ता है। उसके आंखों से आंसू बह चलते हैं। वो अपने हाथों में लगे रुद्रांश में खून को अपनी मुट्ठियां भींच लिया है। उससे अब जैसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। आखिर उसने ऐसा कैसे दिया, क्यों नहीं संभाला? यही सब सोचते हुए वो टूटा हुआ वहीं बैठ जाता है। कुछ पालों में ही पूरा चौहान, दिग्विजय जी, आकाश जी, रेहान, साची, अभय, तवीश, शौर्य सब वहां भागते हुए आ जाता है। और रुद्रांश की हालत का सुन सबका बुरा हाल हो चुका था। साची तो वही बेहोश हो गई, जिसके बाद रेहान ने उससे संभाला। दिग्विजय जी के जैसे कदम लड़खड़ा जाते हैं, जिससे देख अभय और आकाश जी उन्हें संभालते हुए आकाश जी कहते हैं, डैड संभले खुद को। दिग्विजय जी खुद को अहमस्य महसूस किए रोते हुए कहते हैं, कैसे संभालूं आकाश? भगवान हर बार हमसे ही क्यों खुशियां छीनता है? पहले कौशल्या को छीन फिर रुद्र, अब रुद्रांश को छीनने की कोशिश कर रहा है। बहुत बैर है उससे हमसे, तो मुझे बुला ले। उस छोटे से बच्चे का क्या कसूर है? क्या कसूर है आकाश? बोलो। दिग्विजय जी अपनी बातें कहते हुए टूट जाते हैं। उन्हें ऐसे देख आकाश जी उन्हें संभले हुए कहते हैं, डैड कुछ नहीं होगा हमारे रुद्रांश को। इस बार हम सब लड़ जाएंगे भगवान से, लेकिन रुद्रांश को कुछ नहीं होने देंगे। आप चिंता मत करें, वो देखिएगा जल्दी ठीक हो जाएगा। और आते के साथ आपसे कहेगा कि बड़े दादू नो शुगर थी, वरना मम्मा से कंप्लेन कर दूंगा। ये सुन दिग्विजय जी रोते हुए कहते हैं, अन्या कहाँ है? उसका ये खबर सुन क्या हाल हो रहा होगा? भगवान सबसे जायद उससे बैर किए बैठे, क्या बीत रही होगी उस पे। रुद्रांश तो दुनिया अब उसकी ऐसी हालत मेरी बच्ची से नहीं पाएगी। आकाश अब सह नहीं पाएगी। दिग्विजय जो तू रोता देख आकाश जी भी अब खुद संभाल पाते। उनके भी आंखें बह चलते हैं। सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। रुद्रांश दुनिया थी सबकी, और अन्या की तो जीने की वजह। एक बेटी टूट सकती है, एक पत्नी टूट सकती है, पर एक माँ उससे टूटने की इजाजत भी नहीं होती अपने बच्चे की हिफाजत के लिए। उसे तो हर मुश्किल में खड़ा होना होता अपने बच्चे की रक्षा के लिए आगे। और अन्या ने तो जैसे सब खो अपने अंश को पाया था। वो तो एक खर्चों भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। यहाँ तो आज उसकी जान पे सवाल थे। वहाँ का मुहाल दुख, दर्द, बेसब्री और इंतजार और उम्मीद भरा था। हर पल दरवाजे खुलते सबकी उम्मीद दरवाजे पे टिक जाती है। आती जाती नर्स से भी सबने सवाल किया, पर अभी तक कोई जवाब नहीं मिला सिवाय इंतजार के। कुछ पल बाद डॉक्टर बाहर आते हैं, तो सब उनके आसपास घेरा लगा बेसब्रो हुए पूछते हैं, रेहान, डॉक्टर अंश कैसा है? वो ठीक है ना? साची, डॉक्टर मेरा बच्चा कैसा है? बोलिए। ऐसे ही एक बाद एक सवाल डॉक्टर पे जैसे मानो बरस पड़ते हैं। डॉक्टर सबकी उम्मीद भरी निगाहें देख उन्हें शांत करवाते हुए कहता है, देखिए आप लोग थोड़ा शांत हो जाइए। पेशेंट अभी थोड़ा स्टेबल है। गॉड लक मानिए उसे जायद चोट नहीं आई, बट डॉक्टर के पहले शब्दों में जहां उन्हें थोड़ी राहत हुई तो उनके आखिर भाव के साथ चुप हो जाते देख सब वापस से चिंता में भर आते हैं। सीध आगे बढ़ थोड़ा झलाए हुए थोड़े गुस्से में पूछता है, डॉक्टर आप चुप क्यों है? बट क्या आगे बोलिए। एपिसोड 302 सिड अनएक्सपेक्टेड स्टेप। सीध आगे बढ़ थोड़ा झलाए हुए थोड़े गुस्से में पूछता है, डॉक्टर आप चुप क्यों है? बट क्या आगे बोलिए। सीध का गुस्सा देख डॉक्टर एक पल थोड़ा सहम जाता है, लेकिन अपनी बात जारी रखते हुए थोड़े टेंशन में कहते हैं, बट बच्चे काफ़ी ब्लड लॉस हुआ है, जिसकी वजह से हम उससे ब्लड चढ़ना पड़ रहा है जो हमारे ब्लड बैंक में इनफ नहीं है। डॉक्टर की ये बात सुन आकाश जी तुरंत अपना हाथ किए कहते हैं, डॉक्टर आप मेरा ब्लड ले लीजिए। मेरा और मेरे पोते का खून बिल्कुल सेम ग्रुप का। ये सुन डॉक्टर एक नज़र आकाश जी को देख बड़े पॉलिटली मानना करते हुए कहते हैं, सॉरी मिस्टर चौहान, बट हम ये नहीं कर सकते। आपकी एज 60 क्रॉस कर चुकी है, नाउ आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। डॉक्टर की बात सुन सब थोड़े पैनिक में आ जाते हैं। रेहान जल्दी से ब्लड का इंतजाम करने के लिए कॉल करने के लिए साइड हट जाता है। तो ये सब देख सीध डॉक्टर के पास आते हुए कहता है, डॉक्टर आप मेरा ब्लड ले लीजिए। मेरा और जूनियर चौहान का ग्रुप भी सेम है। ये सन डॉक्टर सीध को देख थोड़े असमंजस में पूछते हैं, आप कौन? आपका क्या रिलेशन है बच्चे के साथ? डॉक्टर के सवाल पर सीध एक पल चुप हुए, कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तभी आकाश जी बोल पड़ते हैं, डॉक्टर ये भी फैमिली जैसे है। अगर ग्रुप सेम है तो आपका सीध का ब्लड ले लीजिए, पर मेरे पोते को बचा लीजिए। ये सुन डॉक्टर कुछ सोचते हुए कहते हैं, सॉरी मिस्टर चौहान, बट हम ऐसे ही किसका ब्लड पेशेंट को नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि पेशेंट की उम्र 5 साल से भी कम है और इस प्रोसेस में इमरजेंसी में हमें डायरेक्ट ब्लड ट्रांसफर की जरूर है, जो फैमिली मेंबर या बच्चे के पेरेंट्स कर सकते हैं।
कहा है उसके माता पिता। हमें उनकी परमिशन की जरूरत होगी। डॉक्टर की ऐसी बातें सुन सब चुप हो गए। अभय जल्दी से अन्या को कॉल करने की कोशिश करने लगता है, पर अन्या का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। ये देख सब टेंशन में आ जाते हैं। सिचुएशन ऐसी थी, तभी नर्स भागते हुए बाहर आती है और डॉक्टर को रुद्रांश की बिगड़ती हालत के बारे में बताती है। ये सुन डॉक्टर जल्दी से अंदर भागते हैं। इस बार सीट से भी बर्दाश्त नहीं होता, वो भी उनके पीछे इमरजेंसी वार्ड के अंदर चला जाता है। अंदर रुद्रांश एक बड़े से बेड पर बेजान सा लेटा हुआ था। उसके आसपास की मशीनें जैसे उसका हाल इस वक्त बयां कर रही थी। उसका मासूम सा भोला सा चेहरा इस वक्त मुरझा चुका था। ये सब देख सीड में दिल एक आह सी उठ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो उसके अंदर रुद्रांश की हालत देख से चुभन उसके दिल को छली कर रही हो। सीड धीरे से चल अंश के पास आते हुए अपने जज्बातों को अपने आंखों में संभलने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर की नज़र जब सीट पर जाती है तो वो उससे बाहर जाने का इशारा करते हुए कहते हैं, एक्सक्यूज मी मिस्टर, आप यहाँ नहीं रह सकते, बाहर वेट करें, हमें पेशेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। नर्स टेक 30। डॉक्टर नर्स को सीट को बाहर करने का कह दोबारा रुद्रांश को चेक करने लगता है। नर्स सीट को बाहर चलने का कहती है, पर जैसे सीट कुछ सुन ही नहीं रहा था। ये देख डॉक्टर थोड़े गुस्से में सीट का हाथ पकड़ कहते हैं, मिस्टर सुनाई नहीं दे रहा है आपको, बाहर जाए, हमें अपना काम करने दे। इतना बोल डॉक्टर सीट का हाथ पीछे करने की कोशिश करता है, पर वो एक कदम भी नहीं हिला पाता। ये देख थोड़े आचार्य भरी निगाहों से जैसे ही सीट की आंखों में देखता है तो सीट की लाल पर चुकी गुस्से से भरी निगाहें देख बेचारा काफी सहम सा जाता है। सीट डॉक्टर को देख कहता है, मैं अपने बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। सीट की ये बात सुन डॉक्टर सहित सब कोई एक पल सुन से पड़ जाते हैं। कुछ पालों के बाद अन्या भागते हुए हॉस्पिटल आती है और सबकी ओर देख बेचैन हुए पूछती है, दादाजी डैड मेरा रुद्रांश कैसा है? अब क्या उससे होश आ गया? उसने मुझे ढूंढा तो नहीं न? डैड कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? बोले ना। साची रेहान कुछ बोलो ना, अंश कहाँ है? अन्या में सवाल पर सब चुप से हो गए। तभी दोबारा डॉक्टर बाहर आते हैं। अन्या उन्हें देख जल्दी से डॉक्टर के पास जाती है। अन्या के साथ बाकी सब भी डॉक्टर के पास आते हैं। अन्या के सवाल से जायद उसकी बेचैन निगाहें ही कह चुकी थी, जिससे देख डॉक्टर तुरंत ही कहते हैं, पेशेंट खतरे से बाहर है। आई गैस कुछ पल ऑब्जर्वेशन के बाद उससे होश भी जाएगा। वेल आई से ही इस वेरी लिटिल स्ट्रॉन्ग बॉय। डॉक्टर की बात सुन सब चैन की सांस लेते हुए भगवान को शुक्रिया करते हैं। तभी रेहान अपने आंखों को साफ कर पूछता है, डॉक्टर मैंने ब्लड का इंतजाम कर दिया है, आप बोले कैसे और कब अंश को चढ़ना है? ये सुन डॉक्टर मुस्कुरा कर कहते हैं, वेल अब इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि पेशेंट के पास अब वो है जो एक बच्चे को हर मुसीबत से महफूज रख सकता है। डॉक्टर की बात सुन शौर्य कंफ्यूज हुए कहता है, मतलब डॉक्टर आप कहने क्या कहते हैं? हमें समझे नहीं। शौर्य का सवाल सुन डॉक्टर जल्दी से अपनी बात संभले कहते हैं, आई मीन तो आप सबकी दुआ, क्योंकि मेरा माना है दुआ से बड़ी दवा नहीं होती है। डॉक्टर की बात सुन बस हाँ में सिर हिलाते हैं तो अन्या बेचैन हुए पूछती है, डॉक्टर क्या मैं अपने बच्चे से मिल सकती हूँ प्लीज? अन्या की रिक्वेस्ट सुन डॉक्टर एक नज़र वार्ड के दरवाजे को देख सोचते हुए कहते हैं, सॉरी मिसेज चौहान बट आप अभी नहीं मिल सकती, क्योंकि अभी पेशेंट को थोड़ा ऑब्जर्वेशन में रखने की जरूरत है। जैसे उसके वाइटल नॉर्मल होते हैं आप उससे मिल सकती है। डॉक्टर की निगाहें बार बार दरवाजे पर जाते देख अन्या थोड़ा शक से उससे देखती है। एपिसोड 303 आन्य का दर्द, सिर पर शक। डॉक्टर के वहां से जाने के बाद सब थोड़ी चैन की सांस लेते हैं। ये जान कि अब रुद्रांश खतरे से बाहर है, ये जान सबको थोड़ा हौसला मिलता है। साची भी ये खबर जान रेहान के सीने से लग रोने लगती है, जिससे देख रेहान उससे टाइली होल्ड कर संभलते हुए कहता है, शोना अब रो क्यों रही हो? देखो हमारा लिटिल टाइगर कितना स्ट्रांग है, उसने कितनी बहादुरी से अकेले फाइट किया, और तुम इस बात पे रो रही हो। ये बात लिटिल टाइगर को पता चलेगी उसकी चीची माँ रो रही है तो जानती हो ना क्या बोलेगा। रेहान अपनी बात कहते हुए अपना गला साफ करने का नाटक करते हुए रुद्रांश की तरह क्यूट बनते हुए कहता है, ओहो चीची माँ रुद्रांश से हटे क्राइंग। रेहान की ऐसी नौटंकी देख साची न चाहते हुए भी हल्का मुस्कुरा देती है। ये देख सब भी थोड़ा हंसने लगते हैं। वही अन्या दरवाजे से अंदर झटकते हुए एक नज़र रुद्रांश को देखती है। अपने नन्हे से बच्चे को इस कदर देख तो अन्या का हाल ही मानो बेहाल हो रहा था। उसके आंखों में आंसू थे पर बाहर नहीं आ पा रहे थे। अन्या ने खुद के साथ अपने आंसुओं को भी जैसे मजबूत बना रखा था। वहाँ सब मौजूद थे, एक दूसरे सहारे बनने पर अन्या जैसे सबके साथ में भी खुद को अकेला महसूस कर रही थी। वो एक नज़र सबकी ओर फेर वहाँ से चली जाती है।
और एक शांत से कॉरिडोर के बालकनी में खड़ी बस अंधेरे में डूबे आसमान को देखते रहती है। आसमान में घिरा अंधेरा जैसे अन्या को अब अपना सा लगने लगा था, क्योंकि कहीं न कहीं उससे अपनी जिंदगी में डूबी सी लगती है, जहां वो एक खुशी की तलाश को पूरा तक नहीं कर पाती कि दोबारा बवंडर उसकी जिंदगी फिर तांबा कर चला जाता है। यही सब सोच अन्या खामोशी सी बस अकेले खड़े रहती है। तभी कुछ पालों में अन्या को अपने सिर पर किसी के हाथों का स्पर्श महसूस होता है, जिससे महसूस कर अन्या जैसे अपने होश में आए मुड़ती है तो आकाश जी वहां खड़े होते हैं। आकाश जी को देख अन्या थोड़े परेशान स्वर में कहती है, क्या हुआ डैड? आप यहाँ? रुद्रांश ठीक है न? कहीं फिर ये सोच अन्या जाने की होती है कि आकाश जी बोल पड़ते हैं, अन्या बेटा अंश ठीक है, तुम चिंता मत करो, सब है उसके साथ। ये सुन अन्या अपने तेज धड़कते दिल पर हाथ रख थोड़ी चैन की सांस लेती है। आकाश जी अन्या के चेहरे को देख फिक्र से कहते हैं, बेटा अंश तो जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम? आकाश जी के कहने पर अन्या देखती है तो आकाश जी प्यार से उसके गालों को छू कर कहते हैं, बेटा क्या तुम ठीक हो? आकाश जी के ये कहने पर अन्या एक पल उन्हें देखते रह जाती है। अन्या का दिल आकाश जी के सवाल पर भर आया था, तो कहने चाहती थी बहुत कुछ लेकिन कह नहीं पाती। वो खुद को संभले एक झूठी मुस्कान लिए कहती है, डैड आप कैसे सवाल कर रहे हैं? मैं तो आपके सामने हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। अन्या के ये कहने पर आकाश जी अपनी बात पे जैसे कायम रहते हुए उससे आंखों में जैसे झटकते हुए कहते हैं, बेटा ये सवाल मैंने इस घर की बहू से नहीं और न ही इस घर की बड़े बेटा बन बहू से किया और न ही इस परिवार की ढाल से किया है। ये सवाल एक पिता ने अपनी बेटी से किया है, एक माँ से किया है। क्या वो ठीक है? आकाश जी का इस कदर ये कहने अन्या के बेजान से शरीर को जैसे झंझोड़ गया था। उसके जज्बात से बाहर होने को तड़पने लगे थे। अन्या आकाश जी को देख धीरे से नमे सिर हिलाया लाचारी से कहती है, डैड। ये देख आकाश भावुक स्वर से अन्या के हाथों को अपने हाथों काश कर थम कहते हैं, जानता हूँ बेटा इन बीते सालों में हम खुद के दर्द में इतने उलझे थे कि कभी तुमसे ये सवाल किया ही नहीं। किसने? गलती शायद हमारी ही थी, एक बेटे के जाने का गम खुद पर लिए बैठे थे, जबकि सबसे ज्यादा इस दर्द तो तुम पे गुजरी है। हमने बेटा खोया था पर तुमने अपनी जिंदगी खोई थी ना। इस सब के बावजूद तुम हम सब के लिए एक चट्टान बने हमेशा खड़ी रही, लेकिन हमने पूछा नहीं तुमसे कैसे हो बेटा, क्या तुम ठीक हो? पर इस पिता से तुम्हारा दर्द छुपा नहीं है बेटा। बहुत तकलीफ होती है अपनी बेटी को देख, इतने दर्द में भी खुद को अकेले क्यों संभली बैठी है? कहती कुछ क्यों नहीं बेटा तुम? हम हैं तुम्हें सुनने के लिए, क्यों अपने आंसुओं को ऐसे आंखों में समेटे बैठी हो? जानता हूँ आज एक माँ को बहुत तकलीफ हो रही है अपने नन्हे से जान को यूं देख, लेकिन फिर भी क्यों चुप बैठी हो? दर्द बयां करने कोई तुम्हें कमजोर नहीं कहेगा बेटा। तकलीफ है तो शब्दों से नहीं तो कम से कम आंखों से बयां करो बेटा, बयां करो बहने को उससे। आकाश जी के ऐसे कहने पर अब अन्या का जैसे साबर का बांध टूट जाता है, जिससे न जाने कितने वक्त से संभले बैठी थी। वो आकाश जी में सीने से लग सुबकने लगती है। कितना दर्द था अन्या के हर आंसुओं में, कितनी तकलीफ थी उसके अंदर। अपने बेटे को उस हाल में देख, क्या बीती थी उस पे, उस बेटे को देख जिससे पाने शायद अन्या ने इतनी तकलीफ सही थी। रुद्र ने सांसें दी। आकाश जी अन्या के सिर प्यार से हाथ फेर कहते हैं, रो लो बेटा कम से कम मन तो हल्का होगा तुम्हारा। आकाश जी की बात सुन अन्या न में सिर हिलाए वैसे ही कहती है, नहीं डैड मैं नहीं कर सकती, मैं रो सकती, मैं नहीं कमजोर पड़ सकती, एक माँ कमजोर नहीं पड़ सकती। ये सुन आकाश जी अन्या को समझते हुए कहते हैं, बेटा रोना कमजोरी नहीं है और एक माँ तो कभी कमजोर नहीं होती, देखना बहुत जल्द सब ठीक होगा। आकाश जी की बात सुन अन्या कुछ नहीं कहती। आकाश जी अन्या के सिर पर हाथ फेरते हुए उससे संभालते हैं। सच कहते हैं एक बेटी अपने पिता के छाँव में ही सबसे ज्यादा नाजुक और महफूज होती है। वही कुछ दूर खड़े दो जोड़ी आंखें भी आज अन्या के दर्द में नम थी, जैसे उससे भी अन्या के हर दर्द का एहसास था, वो भी उस दर्द को बराबर जी रहा हो। कुछ पालों में आकाश जी वापस आते हैं तो उन्हें देख दिग्विजय जी कहते हैं, अरे आकाश तुम अकेले आए हो, अन्या कहाँ है? तुम उससे देखने गए थे ना? ये सुन आकाश जी हाँ में सिर हिलाते हुए कहते हैं, हाँ डैड, वो डॉक्टर ने अन्या को अपने केबिन में बुलाया है कुछ पेपर साइन करने के लिए और साथ ही रुद्रांश की हालत के बारे में बताने के लिए। ये सुन दिग्विजय जी हाँ में सिर हिलाते हैं। इस वक्त वहाँ सब मौजूद थे, चौहान परिवार के साथ भी सीट भी। तभी वहाँ अन्या डॉक्टर के साथ आती है और डॉक्टर रुद्रांश को फाइनल चेक करने के लिए अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद सबका फिर से ध्यान दरवाजे पर चला जाता है। सब अपने हाथ जोड़ लेते हैं।
ताकि सब ठीक हो। जहाँ सबका ध्यान दरवाजे पर था तो वही अन्या का ध्यान इस वक्त सीट पर था। वो कुछ शक भरी निगाहों से सीट को अजीब नजरों से देख रही थी, क्योंकि उसके जेहन पर अभी अभी डॉक्टर के केबिन में रुद्रांश के हेलात के साइन करते हुए पेपर पर अन्या की नजर गई थी। जहां आज अन्या ने फादर के कॉलर पे रुद्र के साइन देखे और नर्स से पूछने पर नर्स ने सीट की पहचान बताई। ये सब देख न जाने क्यों अन्या के मन ही शक सा घेर लिया था। वो सीट को देख मन में सोचते हैं, क्या मैं जो सोच रही हूँ वो सच? क्या सच रुद्र को सब याद है? पर याद है तो वो कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं? क्यों मुझे सब छुपाए है? अन्या की नजरों की सीट को भी बखूबी होता है। वो अन्या की निगाहों कुछ ऐसे भाव देख मन में सोचता है, ये इसे क्या हो गया? ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है? जैसे ये सब सोच सीढ़ियों में सिर हिलते हुए खुद से कहता है, नहीं नहीं, अभी ये नहीं हो सकता। नहीं। तभी डॉक्टर रुद्रांश को चेक कर बाहर आते हैं और उसके कंडीशन में सुधार होने की खबर देते हैं और साथ ही अन्य को मिलने की परमिशन देते हैं, जिससे सुन अन्या जल्दी से अंदर चले जाती है अपने बच्चे के पास और वहाँ के सभी लोग चैन की सांस लेते हैं। ये देख अभय कहता है, दादाजी अंकल आप सब घर जाए। रुद्रांश से तो हम कल सुबह ही मिल सकते हैं और अभी काफी रात हो चुकी है। ताबिश तुम सबको घर ले जाओ। ये सुन साची जिद करते हुए कहती है, नहीं नहीं आप सब जाए, मैं यही रुकूंगी अपने बच्चे के साथ। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, एक भी अपने अंश को छोड़कर। साची की जिद सुन रेहान उससे समझते हुए कहता है, शोना ये तुम लिटिल टाइगर जिद मत करो, देखो तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, घर चलो। रुद्रांश के पास भाभी तो है ही और मुझे नहीं लगता भाभी के होते हुए उससे किसी चीज की तकलीफ होगी। रेहान की बात सुन आज न जाने क्यों पर साची चुप सी गई। वो थोड़े चिढ़ते हुए स्वर में कहती है, भाभी है पर रेहान अंश को मैंने पाला है, बचपन से आज तक वो मेरे साथ रहा है। तुमने देखा है वो रात में डर जाता है तो कैसे उठकर मेरे पास आ जाता है, और अभी तो मैं नहीं जा रही। साची की जिद देख न जाने क्यों दिग्विजय जी को थोड़ी फिक्र सी होने लगती है भाविश की। साची रेहान की बात नहीं सुन रही थी, ये देख दिग्विजय जी थोड़े कड़क स्वर में कहते हैं, साची बेटा आपकी फिक्र हम सब समझते हैं, लेकिन एक बच्चे को माँ से जायद कोई नहीं समझता, ये बात आपको भी पता है, और अन्या उसकी माँ है रुद्रांश में साथ। इसके बाद किसको जरूरत नहीं है, कल सुबह आ जाना, अभी सबके घर चलो। दिग्विजय जी की बातें साची को बुरी तो लगी पर उसने कुछ कहा नहीं, वो रेहान के साथ घर जाने के लिए मान गई। ये देख अभय सबको देख कहता है, आप सब घर जाए, मैं और जियान भाभी के साथ यही है। अभय की बातों से सब सहमति जाते हैं कि वही सबकी बातें सुन रहा सीध आगे आते हुए कहता है, इसकी जरूरत नहीं है, मैं यही हूँ, आप सब जाए। वैसे भी मैंने हॉस्पिटल में एक रूम ले लिया है तो चिंता की बात नहीं है, आप सब घर जाकर आराम करें। सीध में ये कहने पर अभय कुछ कहता कि शौर्य उसका हाथ पकड़ उससे माना कर देता है। सब सीध की रुकने की बात पे हामी भरते हुए एक एक कर वहां से चले जाते हैं। शौर्य जाते जाते रुककर वापस से सीध के पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रख उसके कानों की तरफ झुककर कहता है, थैंक भाई, मेरे चैंप के लिए। प्लीज मेरी भाभी का भी ख्याल रखना, उन्हें भी जरूरत है किसी की। इतना बोल शौर्य वहां से चला जाता है। सीध तो बस एक पल सबको देखते रह जाता है, फिर वार्ड में दरवाजे के पास आकर अंदर एक नज़र झटकते हुए शौर्य की बातों को सोचते हुए बड़े गहराई से कहता है, अब साथ हूँ हमेशा के लिए। वही दूसरी तरफ हॉस्पिटल के कुछ दूर खड़ी काली रंग की गरी में 5-6 हटे कटे आदमी काले कपड़े पहने हुए थे और जैसे किसका इंतजार कर रहे हो। तभी उन्हीं में से जैसा आदमी हॉस्पिटल की तरफ से आते हुए कार में बैठता है और अपने बगल वाले आदमी जो कि उनका बॉस लग रहा था उन्हें देखने में सिर हिलाता है। ये देख वो आदमी थोड़े अफसोस में अपनी आंखें बंद कर किसका नंबर डायल करता है। 1-2 रिंग में ही फोन उठते देख वो आदमी थोड़े हिचकिचाहट लिए कहता है, बॉस हॉस्पिटल के अंदर जानना बहुत मुश्किल हो गया है, उस चौहान परिवार की सिक्योरिटी काफी टाइट है, हम उस बच्चे तक पहुंचने का सोचना तो दूर उसके आसपास भी नहीं भटक सकते, हम आपका काम कैसे करेंगे, हमने नहीं लगता ये हो पाएगा। वो आदमी इतना कहता है कि फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है, 5 लाख। ये सुन वो आदमी सोचने लगता है कि तभी रकम और बढ़ते हुए आवाज आती है, 6 लाख। वो आदमी पैसे के लालच में आए सोचने लगता है, पर बॉस। तभी दोबारा आवाज आती है, 8 लाख। 8 लाख की रकम सुन वो आदमी लालच में डूबे कहता है, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, काम हो जाएगा। ये सुन फोन के दूसरी तरफ के शख्स के होठों पर एक डेविल सी स्माइल छह जाती है, गुड, मुझे पूरी अपडेट चाहिए। ये सुन वो आदमी हामी भरता है तो फोन दूसरी तरफ से काट जाता है।
ये देख वो आदमी हंसते हुए जल्दी से कुछ सोचता हुआ अपने साथियों को चलने का इशारा करता है और सब कार से निकल जाते हैं, हॉस्पिटल की तरफ चल देते हैं। वही वार्ड में अन्या काफी देर अंश का हाथ पकड़ यूं ही उसके माथे को सहलते रही थी। अंश अब तक नींद में था और अब अन्या को भी जैसे नींद सी आने लगी थी, इसलिए वो फ्रेश होने के लिए रुद्रांश को एक बार अच्छे से चेक कर उसका बॉलकेट ठीक करती है और उसके माथे पर हाथ फेरते हुए उससे चूम लेती है और जाते जाते जैसे एक नज़र अंश को जी भर देख वार्ड से बाहर निकल जाती है। अन्या का सिर बहुत भारी हो रहा था, जिसकी वजह से वो अपना सिर हाथ रख उससे सहलाते हुए जैसे ही बाहर निकलती है कि तभी उसके सामने गर्मा गर्म कॉफ़ी का मग आ जाता है, जिसकी खुशबू सुन अन्य जैसे अपनी पलकें उठता कर देखती है तो सीड अपने हाथों में 2 कॉफ़ी मग लिए एक अन्य की तरफ बढ़ाए खड़ा था। एपिसोड 304 रुद्रांश की किडनैपिंग। रूडर बाय मिस्टेक रेवल हर आइडेंटिटी। अन्य जैसे अपनी पलकें उठता कर देखती है तो सीड अपने हाथों में 2 कॉफ़ी मग लिए एक अन्य की तरफ बढ़ाए खड़ा था। अन्य कॉफ़ी मग लिए सीड को देख कहती है, मिस्टर रहेजा आप यहाँ, आप अपने घर नहीं गए। ये सुन सीड अपने कदम अन्या के साथ बढ़ाए थोड़ा मुस्कुराकर कहता है, मिसेज चौहान आप हर वक्त मुझे भागने पे तुली रहती है, क्या मेरी मौजूदगी आपको इतनी न पसंद है? अन्या उसके सवाल पर उससे देखती है पर कोई जवाब नहीं देती। सीड के कदमों से अपने कदम मिलते हुए साथ चलने लगती है और साथ ही चलते चलते कॉफ़ी की सीप लेती है। सीड अन्या की खामोशी को देख अपने आईब्रो से कोड़ थोड़े नाराजगी भरे लहजे में धीरे से जैसे खुद में कहता है, जरा सोच लो अगर दोबारा चला तो फिर कहीं। सीड इतना ही कहता है कि अन्या एक झटके में उससे दीवार की साइड धक्का दिया। उसके बेहद करीब हुए उसके होठों पर उंगली रख सीड को अपने तेज धड़कती धड़कनों के साथ देखती है। अन्या के इस एक्शन से सीड एक पलक के लिए हैरान हो जाता है, पर अगले ही पल अन्या की आंखों में छुपा डर उससे अपने लिए उस एहसास को बयां कर रहा था। साथ ही उसके धड़कते धड़कानों में बेकरारी महसूस कर सीड के होठों पर खुद ब खुद मुस्कान छह गई। सीड और अन्या दोनों के एक एक हाथों में अभी भी काफी का मग था। अन्या ने अपने एक हाथ की उंगली अब तक सीड के होठों पर थमी हुई थी, तो वही सीड अपने दूसरे हाथों को अन्या को देखते हुए उसके चेहरे के करीब बढ़ता है और बेहद एहसासों में जैसे उसके गालों को छूता हुआ उससे अपने हाथों में थाम लेता है। सीड के इस एहसास में अन्या की धड़कने जैसे किसी और धुन में धड़कने लगी थी। उसकी सांसें इस एहसास में जैसे अब बढ़ने लगी। अन्या की आंखें खुद ब खुद बंद हो चुकी थी। सीड बेहद प्यार भरी निगाहों से अन्या को अपने करीब महसूस कर रहा था। उसका अंगूठा अब उसके बंद आंखों हो हुले से छूते हुए उसके होठों तक फासला तय कर पता कि तभी दोनों के कानों में किसी की आवाज पड़ती है। ये सुन अन्या चौंकाते हुए जल्दी से अपनी आंखें खोल सीड को देख जल्दी से पिछते हटते हुए थोड़ी झेप सी जाती है। वही सीड अपने खास पल में खलाल देने वाले इंसान को काफी बुरी तरह घूरते हुए देख रहा था, जो कि कोई और नहीं बल्कि जियान था। जियान यहाँ इस वक्त थोड़े ऑकवर्ड सिचुएशन में पड़ा खुद में ही सोच रहा था कि अगर उसके बॉस को सब याद होता या वो कहीं और होते तो न जाने आज उसके बॉस आज उसका क्या हाल करते। बेचारा जियान की हिम्मत भी नहीं थी कि वो नजरें उठाकर अपने बॉस को देखे। वही अन्या जल्दी से खुद को संभाल कर जियान को देखती है, जियान तुम यहाँ कुछ काम था। ये सुन जियान बस अन्या की तरफ थोड़े सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देख अपना सिर हिला देता है। अन्या जियान के एक्सप्रेशन को समझते हुए उससे चलने का इशारा करते हुए सीड से कहती है, मिस्टर रहेजा प्लीज आप थोड़ी देर अंश पास रुक सकते हैं, डॉक्टर उससे चेक करने के लिए आने ही वाले हैं, मैं अभी आती हूँ। इतना बोल अन्या बिना सीड का जैसे जवाब सुनने जियान के साथ वहां से चली जाती है। ये देख सीड की भौं तन जाती है। वो एक नज़र अन्या को देख कुछ सोचता हुआ रुद्रांश के वार्ड के पास चला जाता है। डॉक्टर अभी तक आए नहीं थे, इसलिए सीड अंश को चेक करने के लिए जैसे ही वार्ड के अंदर जाता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि वार्ड था, रुद्रांश अपने बेड पर नहीं था। ये देख सीड पैनिक में आया एक नज़रें कमरे में देखते हुए जल्दी से बाहर आता हुआ वहां खड़े गुड्स से पैनिक हुए पूछता है, तुमने सबने जूनियर चौहान को देखा? वो कहाँ है? कोई आया था यहाँ? सीड के सवाल पर सारे गुड्स भी अब सतर्के की आ जाते हैं। वो लोग भी जल्दी से ना में सिर हिलाते हैं। ये देख सीड गुस्से में उबलते हुए उनमें से एक का कॉलर पकड़ उससे जैसे जमीन पर से हल्का उठाकर गुस्से में अपने दांतों को पिसते हुए तेज आवाज कहता है, तो कहाँ गया वो? तुम लोग सब क्या कर रहे थे? एक छोटे से बच्चे को तक पर नजर नहीं रख सकते? इतनी सिक्योरिटी क्या फायदा? इतना बोल सीड गुस्से में उस आदमी को छोड़ देता है, जिससे बेचारा संभाल नहीं पड़ता और लरखत हुए जमीन पर गिर जाता है। सीड का गुस्सा और उसका वो रोद रूप देख सबको वहाँ हवा टाइप थी। सीड सबकी ओर देख गुस्से में गरजते हुए कहता है,
ढूंढो उससे, अगर उससे जरा भी खरोच आई तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। जाओ ढूंढो। सीड की बात सुन सारे गुड्स हड़बड़ते हुए जल्दी से इधर उधर जाते हुए अंश को ढूंढने लगते हैं। अन्या और जियान को भी पल भर की इसकी खबर लग गई थी। अन्या भागते हुए सीड के पास आकर कहती है, मेरा बेटा है। कहाँ है अंश? मैंने कहा था उसके पास रहने। कहाँ है? अन्या ऐसे बोलते हुए बिना सीड की बात सुनने वो कमरे में जाती है जो खाली था। खाली कमरे को देख अन्या भी चिल्लाते हुए कहती है, कहाँ है मेरा अंश? जियान सारे गुड्स क्या कर रहे थे? किसकी हिम्मत हो गई मेरे बेटे को छूने की? मैं छोड़ूंगी नहीं उस बेदी परिवार को। उन्होंने ने किया होगा, मुझे पता है। वो लोग अपनी बच नहीं आने वाले। जियान गाड़ी निकालो, मैं उस परिवार को माफ नहीं करने वाली। इतना बोल अन्या गुस्से में भड़कते हुए जैसे आगे बढ़ती है कि अन्या का गुस्सा देख सीड जल्दी से उसका हाथ पकड़ उससे रोकता है। पर जैसे अन्या रुकने के मूड में नहीं थी, वो सीड का हाथ झटकते हुए कहती है, छोड़ो मुझे, मैं आज चुप नहीं बैठोगी। मैं छोड़ूंगी नहीं किसको। अन्या को न शांत होते देख सीड जल्दी से अन्या को सीने से लगाए उसके सिर पर हाथ फेरते हट कहता है, शांत शांत शुश, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। जूनियर चौहान को मैं हूं ना, मैं उससे कुछ नहीं होने दूंगा। अन्या सीड में ऐसे कहने पर जैसे उसकी बाहों टूटे हुए कहती है, मेरा बेटा। अन्या की बात सुन सीड अन्या के गालों पर हाथ रख विश्वास के साथ कहता है, कुछ नहीं होगा, मुझ पर भरोसा रखो। इतना बोल सीड अपनी नजरों को आसपास फेर कहता है, मुझे पता है वो अभी यही कही है, ज्यादा दूर नहीं गए होगे इस बिल्डिंग से। सीड अपनी बात कहते हुए जियान को ऑर्डर देते हुए कहता है, जियान मुझे सारी सीसीटीवी फुटेज देखनी है। और हाँ, हॉस्पिटल को इस वक्त सील कर दो। सारे गुड्स को अलग अलग डायरेक्शन में भेज दो ताकि कोई हो भी अपनी हिल न पाए। सीड इस वक्त जियान को ऑर्डर देते वक्त बिल्कुल अपने रुद्रराय चौहान के रूप में था। सीड अपनी बातें कहते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। जियान सीड की बात सुन जल्दी से हामी में सिर हिलाते हुए सीड के पीछे चल देता है। सब कोई अपने काम में लग जाते हैं। वहीं हॉस्पिटल के दूसरे साइड अंडर कंस्ट्रक्शन की छत पे 4 आदमी सबसे छुपाते छापते हुए वहां छुप रहे थे। उनमें से एक ने अंश को अपने गोद में उठाए कंधे पर सुलाए रखा था। अंश दवाइयों के असर की वजह से बेहोश था, इसलिए वो लोग सारे अंश से बेफिक्र हुए उससे अपने साथ छुपाए थे। उनमें से एक आदमी डरते हुए कहता है, बॉस अब हम क्या करें? हम इससे ले तो आए हैं, पर पल भर में ये खबर उस चौहान मैडम को लग गई है और सिक्योरिटीज ढूंढ रही है। अब तो हॉस्पिटल से निकलना तो दूर, यहाँ रुकना भी खतरे से खाली नहीं है। हम यहाँ से बाहर कैसे जाए? उस आदमी की बात सुन उसका बॉस भी चिंता में सोचते हुए कहता है, मुझे क्या पता था ये लोग इतनी जल्दी ऐसे ढूंढने लगेंगे। हम तो पूरी तरह सोच और तैयार हुए आए थे, पर यहाँ तो 1 मिनट में ही बाजी अपने हाथ से निकल गई। अपने बॉस की बात सुन दूसरा आदमी डरते हुए कहता है, बॉस हम तो आपके कहने पर आए थे, पर आपको नहीं पता इसकी माँ कितनी खतरनाक औरत है। अगर हम उनके हाथ लगे तो हमें कहीं न छोड़ेगी। पैसा तो दूर ही बात है, सांसें भी दोबारा नहीं मिलेगी। उसकी ऐसी बात सुन बाकी सब डरे हुए अपने बॉस की तरफ उम्मीद से देखते हैं तो वो भी डर का घुट लिए कहता है, अरे तुम लोग चिंता मत करो। जब तक ये अंश की तरफ इशारा करते हुए हमारे साथ है, हम कुछ नहीं होगा। क्योंकि एक शेरनी कितनी बड़ी शेरनी क्यों ना हो, पर एक माँ के आगे हार ही जाती है। और इस वक्त ये पिद्दी ही हमारे बचने की रक्षा कवच बनेगा। चिंता मत करो। अपने बॉस की बात सुन वो लोग भी हामी सी सिर हिलाए थोड़ी राहत की सांस भरते हैं और वही छुपे इंतजार करने लगते हैं। कुछ मिनटों के बाद उन्हें न जाने क्यों पर शोर कम होते नजर आती है। ये देख एक आदमी कहता है, बॉस लगता है कि सब कोई यहाँ से हट गया है। अच्छा मौका है, हम निकल सकते हैं। ये सुन उसका बॉस भी एक नज़र चेक करते हुए अपने एक आदमी को आगे भेज सब चेक करने को कहता है। उसका आदमी हमें सिर हिलाए जाता है, लेकिन कुछ मिनट वही इंतजार करने के बाद भी वो आदमी वापस नहीं आता। ये देख उनमें से तीसरा साथी कहता है, बॉस लगता है वो डर के मारे अकेले ही यहाँ से निकल गया, क्योंकि अगर हमारे साथ पकड़ जाता तो शायद बच नहीं पाता। इस डर से वो शायद भाग गया। ये सन उसका आदमी परेशान होते हुए दूसरे आदमी को चेक करने को भेजते हैं, पर वो भी नहीं आता। ये देख उसका बॉस और आखिरी बचा आदमी जिसने अंश को होल्ड किया हुआ था, वो परेशान होते हुए कहता है, बॉस ये भी नहीं आ रहा है। क्या बात है, कहीं सब हमें छोड़कर नहीं जा रहे हैं? हमें अकेले फंसेगे और मारेंगे यहाँ क्या? उसकी बात सुन उसका बॉस भी सोच में पड़ जाता है और अपने साथ को कुछ सोचते हुए साथ में चलने का इशारा करता है। कुछ दूर वो लोग आगे बढ़ते ही कि उन्हें सिर्फ अंधेरा नजर आता है। ये देख उसका बॉस कहता है, काफी अंधेरा है, यहाँ आगे कैसे जाएंगे?
कोई लाइट जलाओ। ये सुन वो आदमी जैसे ही अंश को एक हाथ से संभले अपने पॉकेट से फोन निकलने को होता है कि अचानक वहां दरवाजे के पास लाइट जलती है। ये देख उसका बॉस खुश होते हुए राहत की सांस भारत ही है कि सामने पड़ी नजरों से वो हैरान रह जाता है, क्योंकि सामने उसके दोनों साथियों की एक के ऊपर एक लाश थी और उस लाश के ऊपर सीड के पाँव थे। सीड इस वक्त अपने सैलवा को फोड़कर अपने हाथों को पॉकेट में ढल काफी गुस्से और लाल पर चुकी आंखों से उस दोनों घूर रहा था। सीड को देख प्रेजेक इस डार्क औरों में महसूस कर उन दोनों के पसीने छूटने लगे। वो दोनों अपने कदम डर से पीछे खींचने लगे कि सीड अपने कदम उस लाश से पार कर आगे बढ़ने लगे। सीड को अपने यूं करीब आते देख वो आदमी जिसने अंश को गोद में उठाया था, वो डरते हुए जल्दी से अंश को अपने बॉस को थामते हुए कहता है, बॉस संभालो आपसे, मैं नहीं जानता उससे, मैंने नहीं कुछ नहीं किया, मैंने नहीं किसी ने पैसे, मैंने कुछ नहीं किया। इतना बोलते हुए वो सीड की तरफ अपने हाथ हिलाकर उससे खड़े कर दिखाता है ताकि वो बच सके। सीड की निगाहें अब उसके बॉस को घूर रही थी। ये देख वो मौका पाकर भागना चाहता है कि सीड बिना पलके झपका कर साइड से उससे जोर की लात मरता है, जिससे वो आदमी सीधा जमीन पर गिर जाता है। ये देख उनका बॉस काफी ज्यादा डर जाता है। वो अपनी डर और घबराहट की जैसे ही अपने कदम पीछे खींचता है कि किसी लकड़ी से उसका पाँव जा लगता है, जिससे वो अंश को लिए लड़खड़ता ही है कि ये देख अभी अभी वहां आयन्या की डर से चीख निकल जाती है, अंश। पर सीड एक झटके में अंश को अपनी तरफ खींचता हुआ उस आदमी की पकड़ से छुड़ाकर अपने सीने से लगा लेता है। रुद्रांश को सही सलामत पाकर सीड के भी दिल को अब जैसे चैन को आता है। अन्या भागते हुए जल्दी से आती है और जल्दी से अंश को देख घबराए हुए उससे चेक करते हुए उसके हाथों को पकड़ उससे चूम लेती है और साथ ही उससे अपने सिर लगा लेती है। वो बता नहीं सकती थी कितना डर गई थी इस कुछ पालों में, अपने बच्चे को इस हाल में खुद की नजरों से दूर खतरे के करीब देखकर। सीड अन्या की आंखों डर देख उसके अंश को पकड़े हाथों में हाथ रख जैसे उससे सब ठीक होने का हौसला देता है कि तभी उस जमीन पर गिरा वो बॉस जल्दी से उठते हुए अपने साथ एक रोड उठाकर अन्या पे हमला करने वाला था कि सीड की नज़र पर जाती है। वो जल्दी से अन्या को साइड कर उस आदमी के पेट कर एक लात मार उससे वापस से गिरा देता है और अंश को अन्या को देते हुए उस आदमी की तरफ गुस्से से बढ़ जमीन से उसके गले को दबोचते हुए गुस्से से अपने दांतों जैसे पिसते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को छूने की, रुद्र राय चौहान के बेटे को छूने की। इतना बोल सीड गुस्से में उसके मुंह पर एक घुस चढ़ देता है और उसके गले को दबोचे चिखकते हुए कहता है, कैसे हिम्मत हुई रुद्र राय चौहान के अंश के छूने की, बेटा है वो मेरा। सीड अपने गुस्से में भरे उस आदमी को पीटे जा रहा था तो वही उसके अनजाने में इस ऐलान से आज जैसे अन्या के पाँव के ताले जमीन ही खिसक चुकी थी, उसके कानों में रह कर बस वही सारे शब्द गुजाने लगे थे। एपिसोड 305 रुद्रांश को होश आना, अन्य का गुस्सा। कुछ पालों के बाद एक बड़े से होटल के कमरे में बेड पर रुद्रांश नींद में लेता हुआ था और उसके एक साइड अन्या काशकर उसका थमी बैठी हुई थी। इसी वक्त डॉक्टर अपनी टीम के साथ अंश को प्रॉपर चेकअप कर रहे थे ताकि पता चल सके कि इस हादसे में उससे चोट या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं हुई। अंश की हैवी मेडिसिन की वजह से उसकी नींद इतना सब होने के बाद भी खुली थी, जिसकी वजह से उस छोटे बच्चे को इस बात की खबर भी नहीं थी और ऐसे हादसे के बाद अन्या कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए एक पल भी हॉस्पिटल में न रुक अन्या उससे सबसे छुपाए उस जगह ले आई थी और पल भर में वहां हॉस्पिटल जैसा इंतजाम करवा दिया था। कमरे में इस वक्त डॉक्टर अन्या के साथ रुद्र और जयान भी मौजूद था। रुद्र इस वक्त थोड़ा परेशान नजर आ रहा था क्योंकि आज अनजाने में उसने खुद की पहचाना बता दिया, जिसके बाद अब तक न अन्या ने उससे कुछ कहा और न ही उसकी तरफ एक पल भी नजरें उठाकर देखा। अन्या का ध्यान इस वक्त सिर्फ अपने बच्चे में ही अटकता था, या यूं कहे कि वो इस वक्त रुद्र को पूरी तरह इग्नोर कर रही थी, जिसकी वजह से अब रुद्र परेशान हो रहा था। वो जानता था और समझता भी था कि इस वक्त अन्या के दिल क्या बीत रही होगी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। वो भी अंश अपने बेटे को लिए थोड़ा फिक्रमंद हुए उससे देख रहा था। डॉक्टर अपनी पूरी तसल्ली के बाद अन्या से कहते हैं, मिसेज चौहान चिंता की कोई बात नहीं है, सब नॉर्मल है, बस बच्चे थोड़ा फिजिकल हार्म हुआ है, प्रॉपर वे में कानूला नहीं निकलने की वजह से हाथों में स्वेलिंग हुई है, जो कुछ वक्त ठीक हो जाएगी और बेहोशी की वजह से हादसे का कोई मेंटल ट्रॉमा नहीं होगा। एंड होप बाकी हम पेशेंट के उठने के बाद कुछ कह सकते हैं, बाकी मैंने दावा दे दी है। अन्या डॉक्टर की बात सुन अंश के माथे पर हाथ फेर उसके माथे को चूम एक सुकून पाती है। वो बता नहीं सकती कितनी डर चुकी थी वो अपने बेटे को ऐसे हाल में देख, उस पर दोबारा मुसीबत देख वो आज दोबारा मारते मारते बची है।
वो अपने बेटे को सीने से लगा बस अपनी आंखें बंद कर खुद को शांत करती है। जियान डॉक्टर को अपने साथ वहां से ले जाता है। रुद्र अन्या को देख उसका दर्द और डर दोनों समझ रहा था। वो धीरे से अपना कदम अन्या की तरफ बढ़ते हुए उसके करीब जाता है, पर जैसे ही अन्या को संभलने अपना हाथ बढ़ता है कि कुछ सोचे उसके हाथ हवा में ही अटक जाते हैं। उसकी जैसे खुद में हिम्मत नहीं होती कि वो अन्या से कुछ कह पाए। उससे समझ नहीं आ रहा था कैसे वो कहे, या वो कहे, कैसे बताए वो सब कुछ, क्या बोले अपने इस बात की वजह, कैसे समझे उससे सारे पल। इतने सारे सवाल रुद्र को अब खुद में उछाल रहे थे। वो अपने हाथों को वापस खींच अपनी मुठ्ठियां बांधते हुए अपने माथे पर हल्का से मरते हुए अपने होठों पर रख सोचने लगता है कि तभी रुद्रांश अपने हाथों को हिलाते हुए धीरे धीरे अपने आंखों को खोलने लगता है। ये देख अन्या खुश होते हुए प्यार से अंश के गालों पर हाथ रखे कहती है, बेबी आप ठीक हो ना? आप उठ गए? रुद्रांश अपनी आंखें हल्की हल्की खोल बंद करते हुए अपनी आंखें खोलकर जब देखता है तो सबसे पहले उसकी नज़र अन्या पे जाती है, जिससे देख अंश अपने नन्हे हाथों को अन्या के गालों तक ले जाते हुए कहता है, मम्मा। अपने बेटे की पुकार पे अन्या बहुत इमोशन सी हो जाती है। वो रुद्रांश का हाथ पकड़ उसके हाथों चूमते हुए प्यार से उसके सिर पर फिर कहती है, हाँ बेबी मम्मा यही है। आप बोलो आप ठीक हो ना? आपको कहीं पेन तो नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है तो बताओ मम्मा अभी डॉक्टर को बुलाएगी। बोलो। रुद्रांश अपनी टिमटिमती आंखों से अन्य को देख बड़े क्यूटली कहता है, मम्मा आप रो रहे हो? आप नहीं रोते हो ना कभी? आप रुद्रांश की स्ट्रॉन्ग मम्मा हो तो फिर रो क्यों रहे हो? अंश के सवाल पर अन्य अपने आंसुओं को पोंछ उससे काबू करते हुए कहती है, हाँ बेबी मम्मा स्ट्रॉन्ग है पर अपने बेबी को पेन में देख मम्मा को पेन हो रहा है। अंश ये सुन अपना मुंह सिकोड़ कहता है, ओहो मम्मा इतनी सी बात। मम्मा मुझे तो पेन ही नहीं हो रहा है। रुद्रांश रुद्र राय चौहान इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉय मम्मा। रुद्रांश अपनी बात कहते हुए झटके से अपना दोनों हाथ ही ऊंचा ऊंचा उठाकर अन्या को दिखाता है, जिससे देख अन्या के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो उसके हाथों को नीचे करते हुए कहती है, हाँ हाँ मेरे स्ट्रॉन्ग बॉय, बाद में दिखाना अपनी ताकत, अभी आप रेस्ट वरना डॉक्टर आपको आकर मोटी मोटी सुई लगाएंगे। अन्या रुद्रांश का हाथ ब्लैंकेट के अंदर ध्यान से डालती है। ये सुन रुद्रांश अपना मुंह सा छोटा सा बना अन्या को देखता है। वही रुद्र इस माँ बेटे की बातें सुन और इस साथ प्यारे मोमेंट को अपने आंखें के सामने जीते हुए उसके अंदर एक मिक्स इमोशन से उठ रहे थे, जिसकी झलक रुद्र के आंखों की नमी और होठों की मुस्कान साथ में बयां कर रहे थे। तभी रुद्रांश की नज़र पूरे कमरे में घूमते हुए अन्या के पीछे खड़े रुद्र पे जाती है। रुद्र वो वहां देख रुद्रांश चहकते हुए खुशी से भर कहता है, डैडी। जहां रुद्रांश के मुंह से डैडी सुन जैसे रुद्र की खुशी पल दुगने हो गए, वही अन्या की भी नज़र रुद्रांश पे चली जाती है, जो ये कह पर अपने मुंह हाथ रख बेचारों सा फेस बना अन्या से धीरे से कहता है, सॉरी मम्मा रॉन्ग हो गया मुझसे, मैं भूल गया कि हमारा गेम। रुद्रांश के ये कहने अन्या का दिल जैसे कपास पड़ा। वो प्यार से रुद्रांश के सिर पर हाथ फेरना में सिर हिलाती है। वही रुद्र जल्दी से अपने बेटे के मुंह से ये सुन बेड के दूसरी साइड से आते हुए उसके दूसरे हाथों को हम उसी चूमता हुआ कहता है, जूनियर चौहान अब आप कैसे हो? रुद्रांश रुद्र की बात सुन मुस्कुराते हुए कहता है, बहुत खुश हूँ। रुद्रांश का ऐसा जवाब सुन अन्या के साथ सीध भी थोड़ा आश्चर्य से उससे देखता हुआ कहता है, खुश? क्या आप एक्सीडेंट वजह से खुश हो? क्या आपको डर नहीं लगा? रुद्रांश रुद्र की बात सुन झट से नमे सिर हिलाते हुए कहता है, डर? मम्मा ने कहा चौहान किसी से नहीं डरते, और मैं सबसे स्ट्रॉन्ग चौहान हूँ घर में, मैं नहीं डरता किसी से। ये सुन रुद्र अपनी नजरें उठा अन्या को देख मुस्कुराते हुए रुद्रांश के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, हम अच्छा, और क्या क्या बताया है आपकी मम्मा ने? रुद्र की बात सुन रुद्रांश सोचते हुए कुछ कहने को होता है कि अन्या उससे थोड़े कड़क आवाज में कहती है, अंश बेटा बहुत बातें हो गई, अब आपको सोना चाहिए। देखिए दवाइयों की वजह आपकी पलकें भी भरी है, चलो अब आंखें बंद करो। अंश ये सुन अपना मुंह बनाता हुआ अन्या को देखता है तो अन्या उससे एक लुक देती है, जिसके बाद अंश जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेता है, पर वापस खोल अपने एक हाथ में सीध का हाथ थम दूसरे में अन्या का थम झट से अपनी आंखें बंद लेता है। ये देख अन्या और सीध की नजरें एक दूसरे से जा मिलती है। रुद्रांश के चेहरे पर उसकी खुशी आज जैसे साफ झलक रही थी, जैसे एक छोटे से बच्चे का बरसों का ड्रीम पूरा हुआ। अपने आंखें खोलते हुए अपनी मम्मा पापा को पास पाने के साथ सोते हुए उनके हाथों को पकड़ सोना एक महफूज होने का एहसास दिए जाता है। अन्या रुद्र ने झट से नजरें फेर रुद्रांश के माथे पर प्यार से हाथ फेरती है। रुद्र भी अपने बेटे को देख मुस्कुराते हुए उसका हाथ काश थामा रहता है। कुछ ही पालों में रुद्रांश वापस से गहरी नींद में चला गया था।
ये देख अन्या उसका हाथ छुड़ाकर उससे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करती है। तभी जियान भी कमरे में आता है, जिससे अन्या ने ही बुला लिया था। अन्या रुद्रांश को अच्छे से सुलाकर बेड से नीचे उतरी है और जियान को अपने साथ बाहर चलने का इशारा करती है। रुद्र बस अन्या को देखते रह गया। वो वापस से उसकी प्रेजेंस को इग्नोर कर रही थी। ये देख अब रुद्र से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो भी रुद्रांश को अच्छे से सुला एक बाद उसके माथे पर वापस से चूम अन्या के पीछे चला जाता है। अन्या कमरे से बाहर आते हुए पानी की बोतल खोल उससे कुछ अपनी की घुट लिए जियान से कहती है, जियान घर पे रुद्रांश को शिफ्ट करने की तैयारी करो, और हाँ उसके लिए फुल टाइम डॉक्टर और नर्स का इंतजाम कर दो, और साथ ही चौहान मेंशन की सिक्योरिटी चाहो तो 10 गुना बढ़ा दो, पर इस बार गलती मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। ये सुन जियान थोड़ा शर्मिंदा हुए अपना सिर झुका कहता है, डोंट वरी बॉस, मैं खुद पूरी तसल्ली करूँगा, आगे से आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ये सुन अन्या भी हल्का सिर हिला कुछ सोचते हुए थोड़े गुस्से में पूछती है, हमला करने वालों का कुछ पता चला? आखिर ये किसके कहने पर हुआ है? अगर इसमें बेदी फैमिली का हाथ हुआ तो आज रातों रात उन्हें खत्म कर दो। मैं अपने बेटे की जान यूं ही रिस्क में नहीं अब डाल सकती। अब अन्या की बात और उसका गुस्सा समझते हुए जियान हाँ में सिर हिलाते हुए जाने लगता है कि तभी पीछे से रुद्र की रौबदार पर शांत आवाज आती है, जियान ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम? ये सुन अन्या थोड़ी हैरत में रुद्र को देखती है, तो उनके बीच आए बड़े शांत भाव से पर गंभीरता से जियान से कहता है, क्योंकि इस हादसे में बेदी परिवार का कोई हाथ नहीं है, मैं इसे खुद हैंडल करूंगा, तुम कुछ मत करो। रुद्र की ये बात कहने पे न जाने क्यों अन्या की तन बदन की आग सी उठती है। वो रुद्र के सामने अपने हाथ बंधी खड़ी तंज भरे लहजे में कहती है, क्या मैं जान सकती हूँ मिस्टर किस हक से मेरे बॉडीगार्ड को आप ऑर्डर दे रहे हैं? मिस्टर सिद्धार्थ रहेजा बन के या मेरे पति रुद्र राय चौहान बन के? आप बता दे किस रूप में है आप इस वक्त? अन्या की बात सुन रुद्र उससे समझने की कोशिश करते हुए अन्या की बाहों की पकड़ने की कोशिश करते हुए कहता है, वाइफी मेरी बात तो सुनो। अन्या झट से अपने कदम पीछे खींचते हुए अपने एक हाथ दिखाकर कहती है, नहीं लेट मी करेक्ट, आप इस वक्त मिस्टर सिद्धार्थ रहेजा है, क्योंकि अगर मेरे रुद्र होते तो शायद अपने बेटे को जान फिक्र होती या आप उन्हें सजा देते, पर नहीं, आप तो उस परिवार में रहकर उसके बेटी के नाम के पति बन के उन्हीं की वकालत कर रहे हैं। रुद्र अन्या की बातों को सुन उससे समझने की कोशिश करते हुए कहता है, वाइफी मेरी बात तो सुनो, मुझे समझने का मौका तो दो। अन्या रुद्र की बात सुन इस वक्त गुस्से में जैसे चीखते हुए कहती है, क्यों सुनूं मैं, और किस हक से सुनूं? जब आपको मुझसे भरोसा ही नहीं, क्यों अब सुनूं मैं, जबकि आपको सबसे पहले बताना मुझे? क्यों सुनूं अब? अन्या के चीखने पर रुद्र लाचारी से उससे देखता है। जियान वहां से चुपचाप निकल जाता है, क्योंकि अब जो बात होनी थी, शिकायत होनी थी, वो आज पति पत्नी की थी, उनके रिश्ते की थी। एपिसोड 306, शिकायत और दर्द। क्यों सुनूं अब? अन्या के चीखने पर रुद्र लाचारी से उससे देखता है। जियान वहां से चुपचाप निकल जाता है, क्योंकि अब जो बात होनी थी, शिकायत होनी थी, वो आज पति पत्नी की थी, उनके रिश्ते की थी। अन्या की चीखों में पूछे गए रुद्र से सवाल में छुपे दर्द को रुद्र साफ साफ महसूस कर सकता था। उसका भी दिल अन्या के हर दर्द में लाखों बार तड़प रहा था। वो अन्या को देख उससे समझने की कोशिश करते हुए अपना हाथ बढ़ता हुआ कहता है, वाइफी मेरी बात तो सुनो, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, बट हालत। रुद्र के अपने ही जवाब में लेकिन लगाते हुए देख अन्या अपने आंखों में लिए गुस्से और दर्द भरी निगाहों से देख कहती है, तो बोले रुद्र कैसा है, कैसा है ये हमारा रिश्ता, जहां आप भरोसे की बात भी कर रहे हैं पर भरोसा जताया नहीं एक बार? इतना बोल अन्या अपने ही सवालों में बेचैन हुए रुद्र की शर्ट की कॉलर को पकड़ उसके करीब हुए जैसे टूटते हुए लाचार निगाहों से कहती है, क्यों रुद्र? जिस सच्चाई को जाने का हक मुझे सबसे पहले होना चाहिए, जो आज अनजानों में मुझे पता क्यों चल रहा है? अगर आप ठीक हो गए तो सबसे पहले आप मेरे पास क्यों नहीं आए? हाँ क्यों नहीं कहा? वाइफी मैं तुम्हारा रुद्र हूँ, मैं वापस आ गया हूँ तुम्हें संभलने। वो उसके सीने पर अपने उंगली से पॉइंट करते हुए, क्यों नहीं लगाया मुझे अपने सीने से? अन्या आज अपने दिल का दर्द, वो गुबार सब निकल रुद्र के रख देना चाहती थी, जिसमें आज उसकी आंखें टूटकर उसका साथ दे रहे थे। अन्या अपने आंखों में आंसुओं बरसों का दर्द लिए रुद्र से दर्द भरी आवाज में उसके ओर देख कहती है, आपको पता है जब से मुझे ये खबर हुई है कि आप मेरे रुद्र ही हैं, मैं कितनी बेचैन थी, कितनी तड़प रही थी, सिर्फ आपके एक बार सीने से लगने के लिए, खुद को आपके करीब महसूस करने के लिए। क्यों रुद्र, आपको मेरा दर्द नहीं दिखा रहा था? कितनी बेचैन और अधूरी थी, तड़प रही थी रुद्र सिर्फ एक बार आपके सीने से लगने के लिए, हक से आपको अपना कहने के लिए। आपको मेरी तड़प नहीं दिखा रही थी। अन्या का दर्द देख रुद्र कह नहीं पा रहा था,
वो बस अन्या की आंखों में खुद भी वैसे ही तड़प रहा था। वो शायद अन्या के दर्द अंदाजा भी नहीं लगा सकता था, क्योंकि बहुत लंबे वक्त तो उसे उस दर्द का एहसास ही नहीं था जिससे अन्या पिछले बीते वक्त से अकेले सह रही थी। उसके शब्द भी आज जैसे अन्या में दर्द के आगे फीकी से थे। वो अन्या को संभलने की कोशिश करता है कि अन्या जल्दी से अपने आंसू पोंछ रुद्र से सवाल करते हुए कमरे की तरफ इशारा करते हुए करती है, मेरी छोड़े। अपने बेटे की भी नहीं दिखा रही थी आपको? कितनी बार मुझे सवाल कर चुका है कि कब उसके डैडी उसके साथ रहेंगे सबकी तरह? कब वो आपके गोद में चढ़कर अपनी फरमाइश बताएगा? कब वो आपके साथ खेलेगा? कब वो आपके सीने से लगेगा? रुद्र, पूरा परिवार के हाल आपके बिना कुछ ऐसे ही है। क्या आपको उनकी भी परवाह नहीं है? किसी की परवाह नहीं है? अन्या के ऐसे बोलने पर अब रुद्र का संयम खो जाता है। वो एक झटके में अन्या का हाथ पकड़ उससे अपने करीब खींचता है और उसके कमर पर अपना दूसरा हाथ रख उसे मजबूती से अपने करीब थमता है। रुद्र के अचानक ऐसे करने से अन्या की सांस तेज होती है, पर वो अपने नजरें रुद्र के लिए उठती है। ये देख रुद्र अन्या का हाथ छोड़ अपने हाथ को उसके गर्दन पे ले जाता हुआ उससे पीछे से होकर उससे हल्का उठता हुआ उसके देख बेचैनी से कहता है, ऐसा नहीं है वाइफी, मुझे परवाह है। मुझे अपने परिवार की परवाह है, अपने बच्चे की भी परवाह है, और सबसे ज्यादा तुम्हारी परवाह है वाइफी, बिकॉज आई लव यू सो मच। रुद्र के ये कहने पर अन्या अपने आंखों भरी आंसू लिए उसकी तरफ अपनी पलकें उठाकर देखती है तो रुद्र इसके आंसुओं से भरे आंखों को देख उसके गालों को अपने होले से छूता हुआ बेहद कशिश से कहता है, आज भी तुम्हारे आंखों के आंसू मुझे उतने ही तकलीफ देते हैं जितने पहले देते थे। चाहे मेरी यादों में तुम नहीं थी, लेकिन ये भी सच है, मेरे एहसासों में, मेरी धड़कन में, मेरे दिल में हर पल तुम थी। भले ही मेरे यादों ने पहली बार तुम्हें नहीं पहचाना था, लेकिन मेरे दिल ने हर पल तुम्हें पहचाना था। सिर्फ तुम्हें पहचाना है, वो भी तुम्हारे करीब होने के लिए उतना ही तड़पा है वाइफी। पर हालत ने मुझे मजबूर कर रखा था तुमने ये कहने को। मैं कहना चाहता था, लेकिन रुद्र अपनी बात कहे सोचने लगता है कि वो अन्या को कैसे समझाए सारी सिचुएशन। अन्या उसकी छुपी देख खुद ही बोल पड़ती है, लेकिन आपको मुझ पे भरोसा नहीं था ना रुद्र? ये सुन रुद्र न में सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं वाइफी, ऐसा नहीं है, मेरी बात तो सुनो। रुद्र के ऐसे कहने पर अन्या उससे खुद झटकते हुए कहती है, अगर ऐसा नहीं है रुद्र, तो चले मेरे साथ अपने घर, कह दे दुनिया को आप कौन है। इतना बोल अन्या रुद्र के सामने अपना हाथ करती है। ये देख रुद्र को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि अन्या शायद इस वक्त अपने जज्बात में, गुस्से में, दर्द में इस कदर थी कि वो अभी रुद्र को समझ नहीं पा रही थी, न सिचुएशन समझ पा रही थी। उससे सिर्फ रुद्र शिकायत थी कि उसने सबसे ये सच्चाई उससे क्यों बताई, उसने क्या छुपाए। शायद अन्या दर्द इस वक्त गुस्से में रूप में था। अन्या को यूं देख रुद्र लाचारी से अन्या को देख कहता है, वाइफी। रुद्र कुछ कह पता कि अन्या अपने उसकी आंखों में उसकी न देख लिया था, जिससे अन्या को काफी जायद गुस्सा आता है। वो अपने हाथ को वापस खींच उसकी मुट्ठी काश लेती है और गुस्से में कमरे के अंदर वापस चली जाती है। ये देख रुद्र अपने सिर पर हाथ रख लेता है, क्योंकि अब अन्या को समझना इस वक्त रुद्र के मुश्किल सा हो रहा था। अन्या पहले जितनी शांत थी, अब हालातों से लड़ते लड़ते उतनी ही गुस्से में हो चुकी थी। रुद्र सोच ही रहा था कि वो क्या और कैसे अन्या को समझाए कि उसकी नज़र कमरे से आती अन्या पे पड़ती है, जो इस वक्त रुद्रांश को गोद में लिए बाहर आ रही थी। ये देख रुद्र जल्दी से अन्या पे पास आए, उसका हाथ पकड़ कहता है, वाइफी कहाँ जा रही हो? एपिसोड 307 अन्या की फैसला। रुद्रांश को गोद में लिए बाहर आ रही थी। ये देख रुद्र जल्दी से अन्या पे पास आए, उसका हाथ पकड़ कहता है, वाइफी कहाँ जा रही हो? रुद्र के सवाल पर अन्या रुद्र का हाथ ही झटक काफी बेरुखी से कहती है, घर। मैं अपने बेटे को लेकर घर जा रही हूँ। आपको परवाह हो या न हो, मुझे अपने बेटे की परवाह है, और अब मैं उसे यूं ही खतरे में नहीं डाल सकती। ये सुन रुद्र उचकते हुए कहता है, वाइफी ये तुम क्या बोल रही हो? रुद्रांश मेरे भी बेटा है, और मैं अपने बेटे को क्यों खतरे में डालना चाहूँगा, बल्कि मैं खुद उसकी सेफ्टी सबसे पहले चाहता हूँ। अन्या ये सुन गुस्से में अपने भोए को तानते हुए रुद्र को देख तंज भरे लहजे से कहती है, अच्छा कैसे सेफ्टी चाहते हैं? अपने बेटे के दुश्मनों को माफ करके उनका साथ दे, या उसके साथ रहकर अपने परिवार और अपने बेटे की जान को खतरे में देखकर ऐसे सेफ्टी चाहते हैं? रुद्र मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, आपको हो क्या गया है? जिस रुद्र को मैं जानती थी वो शांत बैठने वाले में से नहीं थे। रुद्र अन्या की बातों को सुन अपनी बात कहना चाहता ही है कि अन्या अपने जज्बातों को संभाले, उससे अपना हाथ दिखा रोकते हुए कहती है, रुद्र मुझे आपका अभी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना। आपको जो करना है करे, जिसका साथ देना है दे, जो बन के रहना है रहे, बट मेरे बेटे से आप आज के बाद दूर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए।
अन्या की बात सुन रुद्र हैरानी से उससे देखता है। अन्या अपनी बात कहे जाने के लिए मुड़ती है कि रुद्र थोड़े गुस्से में अन्या की बाजू पकड़ उससे अपने करीब खींचता हुआ उसकी आंखों में आंखें देख कहता है, वाइफी रुद्रांश मेरा भी बेटा है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। अन्या रुद्र की बात सुन आंसू में डूबी अपनी आंखें लिए रुद्र को देख तड़प और दर्द भरी आवाज में कहती है, बेटा है तो आप पिता बनने उसके, कह दे उससे आप उसके पिता है, कह दे उससे कि आप वापस आ गए हैं, कह दे अपने बेटे को वो आपको डैडी पूरे हक से पुकारे, कह दे अपने बेटे को आप हमेशा उसके साथ रहेंगे, कह दे। अन्या की बात सुन रुद्र की पकड़ अन्या की बाजू पर थोड़ी ढीली सी हो गई। उसकी नज़र रुद्रांश के मासूम से चेहरे पर चला जाता है जो इस वक्त अन्या के कंधे पर सिर रखे सो रहा था। अपने बेटे को देख रुद्र थोड़ा सा लाचार सा हो गया। वो कहना तो बहुत कुछ चाहता था अपने बेटे को, पर शायद अभी हालत और वक्त नहीं था उसके हक में। ये देख जैसे अन्या की रही सही उम्मीद भी टूट गई। वो रुद्र को देख बड़े आसानी से अपनी बाहें छुड़ा लेती है और रुद्र के एक नज़र देखते हुए वहां से रुद्रांश को लिए चली जाती है। रुद्र अपनी आंखों की अपना दर्द लिए बस देखते ही रह जाता है। अन्या और रुद्रांश को यूं जाता देख रुद्र को जैसे अपनी जिंदगी अंधेरों में डूबती नजर आ रही थी। वो जैसे थोड़ा हताश हुए जमीन पर अपने घुटनों पर गिर जाता है और अपने चेहरे को अपने हाथों में लिए अपने चेहरे से अपने माथे तक फेरता हुआ बालों को अपनी मुठिया में कष्ट हुए लंबी सांस भरता है। रुद्र के आंखों की इस वक्त हल्की नमी थी। रुद्र इस वक्त ऐसा फील कर रहा था जैसे मिनटों के बाद मिली सांसों को किसी ने एक पल में उसके अंदर से छीन लिया था। उसे पता था कि अन्या उसके सच्चाई छुपाने की वजह से काफी हट हुई थी। इतना ही, इस वक्त अन्या शायद हालातों को भी समझना नहीं चाहती थी। इसलिए तो रुद्र के लाख समझने की कोशिश करने से पहले ही अन्या कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। रुद्र सामने देख तकलीफ भरी आवाज में कहता है, आई एम सॉरी वाइफी, जानता हूँ तुम बहुत गुस्सा होगी मेरे ऐसे करने से, बट मैं ये भी जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और बहुत जल्द मेरी बात भी समझ जाओगी। और जब तक नहीं समझ जाती मैं तुम्हारी बात का मान रखूंगा और हमारे बेटे से तभी मिलूंगा जब तुम खुद मुझसे कहोगी। ये मेरा वादा है और अब तुम्हें मानना मेरा इरादा। तुम दोनों से दूर नहीं रह सकता वाइफी, बट मैं मजबूर हूँ तब तक जब मैं उस रात की सच्चाई नहीं जान लेता है। मैं ये नहीं जान लेता कि आखिर कौन है वो जो बार बार मेरे परिवार और मेरे बेटे को छुपकर यूं वार कर रहा है। आखिर कौन है वो जिसकी दुश्मनी से अब तक पर्दा नहीं उठा। आखिर कौन। ये बोलते हुए रुद्र के जेहन में उस रात की बातें आने लगती है जब उससे एक आखिर कॉल आया था और कॉल के दूसरी तरफ की आवाज अब तक रुद्र के कानों की गूंज रही थी। ये सब याद करते रुद्र को अचानक ही कुछ याद आता है और वो वहां से निकल जाता है। वही चौहान मैंशन। अन्या रुद्रांश को ले घर आ चुकी थी। इस बात की खबर अभी किसको नहीं हुई थी। अन्या और जियान से रुद्रांश के कमरे में ही उसका हॉस्पिटल वाला सेटअप करवा रखा था, जिसके साथ डॉक्टर और नर्स भी 24/7 के लिए वहां मौजूद थे। अन्या रुद्रांश के पास ही बैठी उसके माथे पर हाथ फेर रही थी। उसके जेहन में एक एक कर वो सारे पल दौड़ रहे थे जब पहली बार रुद्रांश ने रुद्र का जिक्र किया, फिर अन्या का उससे सीधबन टकराना, वो कश्मकश में मिलना, वो बातों का मेल खाना, वो अन्या को सच्चाई का पता चलाना, उनके करीब होने एहसास और आज अनजाने में रुद्र के मुंह से अपनी सच्चाई कहना। ये सब याद करते ही एक बार फिर अन्या के आंखों से आंसू बह चले। वो टेबल पर रखे रुद्र की तस्वीर को देख जैसे मन में खुद से सवाल कर रही है, क्यों रुद्र, आप क्यों चुप है? आपने तो अब भी कुछ नहीं कहा जब मैं हमारे बेटे से आपको दूर रहने की बात कही। क्या हो गया आपको? आखिर क्यों साथ दे रहे हैं आप उस परिवार का? आखिर क्यों? अन्या खुद के सवाल में गुस्से में आते हुए कहती है, चाहे कुछ भी हो लेकिन मैं उस बेदी परिवार को छोड़ूंगी नहीं। आज उसकी वजह से आप मुझसे दूर है और 3 बार उस नीतियां मेरे बच्चे की जान लेने की कोशिश की है। उन सब की वजह आज मुझे आपको ही हमारे बेटे से दूर रखना पड़ रहा है। नहीं, मैं अब अपने बेटे की जान यूं खतरे में नहीं डाल सकती, नहीं खेलने दे सकती किसको मेरी जान और उसकी मासूमियत से, चाहे इसके लिए मुझे आपके सामने ही क्यों न खड़ा होना पड़े। इतना बोल अन्या रुद्रांश का चेहरा देख उसके माथे को चूम उससे अपने सीने से लगा लेती है। इस वक्त शायद अन्या के अंदर की एक माँ डरी हुई थी तो वही एक पत्नी रूठी हुई थी। एक वक्त में इतने सारे जज्बातों में घिरी अन्या पहली बार जैसा सोचना नहीं चाहती थी। वही अगली सुबह रुद्रांश घर आ चुका था। ये जान सारा परिवार थोड़े हैरत में था कि इस हाल में अन्या ने उससे घर ले आई, बट किसी ने भी अन्या से इस बारे में सवाल नहीं किया था। तो वही साची काफी खुश थी। वो रुद्रांश को अपने पास पाकर वो जैसे अपना सारा प्यार दुहार उस पर लुटने को बैठी थी। अन्या साची के जज्बात, उसकी ममता समझ सकती
इसलिए उसने भी सांची को रोका नहीं बल्कि उस शायद अपनी जगह दे दी। अन्या दोपहर के बाद ऑफिस आ चुकी थी, जहां रुद्र उससे मिलने को बेकार था, लेकिन बेचारे को खुद ही बीवी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट की जरूरत पड़ रही थी, जो उसकी बीवी के नाराजगी में उससे मिल भी नहीं रही थी। अन्या की सख्त ऑर्डर थे कि सीध को उससे मिलने नहीं दिया जाए, इसलिए सारे कोई न कोई बहाना बनाकर उससे टाल रहे थे। बट भाई सीध थोड़ी था, वो रुद्र राय चौहान था और अपनी बीवी से मिलने से उससे शायद भगवान भी नहीं रोक सकता था। अन्या का केबिन। अन्या को रुद्र की खबर थी, लेकिन वो इस वक्त भी उससे नाराज बैठी थी, इसलिए वो उससे इग्नोर करते हुए अपने कामों में बिजी होने की कोशिश कर रही थी। तभी अन्या एक फाइल को ढूंढते हुए अपने चेयर से उठती है और पीछे बने एक रैक पे जाती है जहां कुछ फाइल थी। अन्या एक दो फाइल चेक कर ही रही थी, तभी उससे अपने आसपास एक जाना पहचाना एहसास होता है, जिससे महसूस कर वो शॉक में पलटी है तो सामने देख उसकी आंखें छोटी हो जाती है, क्योंकि इस वक्त रुद्र अपने उसी चेयर पर जहां अन्या बैठी थी वहां बैठ शान से अपने वही पुराने वाले अंदाज में बैठा अन्या को एक बड़ी प्यारी और विनिंग स्माइल लिए देख रहा था। एपिसोड 308 रुद्र किसान्य। अन्या रुद्र को अचानक अपने केबिन में देख काफी शॉक थी, बट वो अपनी हैरानी छुपाते हुए अपनी नजरों को तीखी करते हुए अपने कदम उसकी तरफ करते हुए कहती है, मिस्टर रहेजा, क्या मैं पूछ सकती हूँ आप यहाँ क्या कर रहे हैं और कैसे आए बिना मेरे परमिशन के? अन्या के सवाल रुद्र एक नज़र अपने भौए उचकते हुए देखता है, फिर बड़े एटीट्यूड के साथ अन्या को देख कहता है, वाइफी रुद्र राय चौहान को किसकी की परमिशन की जरूरत नहीं, वो अपने ही वाइफी से मिलने के लिए। अन्या उसकी बात सुन उससे घूरती है, क्योंकि अन्या को समझ में आ गया था कि रुद्र उसी सीक्रेट रास्ते से आया था जिसका पता सिर्फ उससे, अन्या और जियान इन्हीं तीनों को था। अन्या को उसकी चालबाजी समझते हुए उससे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ती ही है कि अचानक ही रुद्र एक झटके में अपनी चेयर थोड़ा आगे किए अन्या का हाथ पकड़ अपनी तरफ खींचते हुए उससे अपनी बाहों में खींचते हुए अपने गोद में बैठा लेता है और काफी टाइली अपनी बाहों का गहरा अन्या की कमर पे लपेट उससे अपने करीब कर लेता है। ये देख अन्या हैरत में उससे देख उसके गोद से छटपटाते हुए घूरते हुए कहती है, रुद्र ये क्या हरकत है, छोड़िए मुझे, जाने दीजिए, छोड़िए। अन्या की बात सुन रुद्र के चेहरे पर मुस्कान छह गई। वो बड़े प्यार से अन्या को अपने करीब लिए मुस्कुराते हुए देख रहा था, अपनी पूरी ताकत लगाकर भी रुद्र के आगे हार मानते हुए उसके तरफ देखती है। उसका यूं मुस्कुराना अन्या की सीधा दिल पर असर करने लगा था, पर वो अपनी नाराजगी दिखाते हुए रुद्र से कहती है, आप हंस क्यों रहे हैं, छोड़िए मुझे, जाने दीजिए। रुद्र अन्या की बात सुन मुस्कुराते हुए अपना एक हाथ अन्या के गर्दन पे ले जाते हुए अन्या का सिर अपनी तरफ करते हुए उसकी आंखों की देख शरारत से कहता है, वाइफी इन बीते सालों में कुछ बदला हो या न बदला लो, बट तुम्हारी ये मेरी बाहों से दूर भागने की आदत नहीं बदली है। पता है जब तुम ऐसे मुझसे दूर जाने की कोशिश करती हो तो मुझे बड़ा मजा आता है तुम्हें अपने और करीब करके। अन्या उसकी बात सुन उसकी तरफ देखते हुए मुंह बनाकर कहती है, साफ साफ बोलिए, मुझे तंग करने में आपको बड़ा मजा आता है। अन्या की बात सुन रुद्र आंखों में शरारत लिए शैतानी मुस्कान साथ बेहद कशिश भरी आवाज में अन्या के करीब होते हुए कहता है, मैंने तंग करना शुरू कहा किया वाइफी, अगर शुरू कर दिया तो आज रात यही डाल जाए। रुद्र की बातों की शरारत अन्या बखूबी समझ रही थी, क्योंकि रुद्र के हाथ अन्या की कमर पर काफी एहसास से उससे सहला रहे थे और साथ दूसरा हाथ गर्दन से होते हुए होले से उन्हें छूते हुए अन्या की ड्रेस की जिप तक पहुंच चुकी थी। रुद्र धीरे धीरे अपने चेहरे को अन्या के करीब कर रहा था, जिससे अन्या की रुद्र की सांसें खुद के अंदर महसूस होने सी लगी थी, जिससे एक पल को यह भी महसूस कर सिहर उठती है, लेकिन वो जल्दी ही खुद को काबू किए रुद्र के सीने पर हाथ रख उससे धक्का देते हुए कहती है, रुद्र क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। अन्या इतना बोल जैसे ही उठने को होती है कि रुद्र वापस से अन्या को अपने गोद में बैठे हुए मजबूती से उससे पकड़ उसके सिर के पीछे हाथ रख उससे देखकर बेहद बेचैन भरे स्वर में कहता है, सॉरी फॉर दिस वाइफी, आई कांट कंट्रोल नाउ। अन्या रुद्र की बातों को मतलब समझ पाती कि उससे पहले ही रुद्र अन्या होठों को जकड़े काफी पेशेंट हुए अन्या को किस करने लगता है, क्योंकि अब उससे अन्या के करीब हुए अपनी फीलिंग कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो चुका था। उसके होठ न जाने कब से अन्या के होठों से मिलने को बेकरार थे। वही अन्या को ये एहसास होते ही तो वो शौक हुए बस रुद्र को देखती रह जाती है, जो इस वक्त अपनी आंखें बंद कर बेहद से उससे चूमने जा रहा था। अन्या उससे दूर करना चाहती थी पर वो कर नहीं पा रही थी, क्योंकि उसका मन भी उस एहसास में भीगने को चला था। रुद्र काफी पेशेंट और इंटेंस हुए अन्या के होठों को चूमते हुए उसमें खोया हुआ था। रुद्र का मन जैसे प्यासे कुएं की तरह भरने को तैयार ही नहीं था, वो जैसे इन एक किस में अपने बीते सालों की प्यास बुझाने में था।
जिसके एहसास में वो काफी जोर से अन्या के नर्म होठ को बाइट कर लेता है। वो इतनी की बाइट करता कि अन्या के होठों से खून बह चलता है, जिसके एहसास से अन्या भी होश आया दूर को उसकी पकड़ धक्का देते हुए कहती है, आह रुद्र। अन्या के धक्का देने से रुद्र की पकड़ अन्या पे से ढीली हो जाती है, जिसकी वजह से अन्या उससे दूर हुए अपने होठों पर उंगली रख अपने छोट को देखती है। वहां से अब भी हल्का हल्का खून आ रहा था। ये देख अन्या रुद्र को घूरती है, पर रुद्र इस वक्त बड़ा हैप्पी दिख रहा था, जैसे वो सेटिफाई तो अब भी नहीं हुआ था, लेकिन जितने एहसास थे अभी के लिए उससे काम चला सकता था। वो अपने होठों अपनी जीभ फिरा कर अन्या को देखता है, जो काफी बुरी तरह उससे घूर रही थी, पर रुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अन्या को देख मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे वाइफी तुम्हारे होठ तो पहले से भी जायद सॉफ्ट एंड टेस्टी हो गए। मेरा तो मन ही नहीं भर रहा था। मेरा मन दोबारा तुम्हें किस करने को कर रहा है। रुद्र की बात सुन अन्या उससे एक नज़र घूर उससे इग्नोर करते हुए उसके गोद से उठ जाती है। ये देख रुद्र उससे देखता हुआ कहता है, वाइफी तुम बहुत अनरोमांटिक हो। मैं तुमसे किस मांग रहा हूँ और तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। इतनी अच्छी किस के बाद भी तुम ऐसे शकल बना रही हो जैसे तुम्हें मजा नहीं आया। रुद्र की बात सुन अब अन्या का गुस्सा जैसे फूट पड़ता है। वो गुस्से में अपना हाथ टेबल पर मरते हुए रुद्र को देख गुस्से से कहती है, हो गया, कह दिया जो कहना था आपको, कर लिया अपनी मन की। अन्या के ऐसे भड़कने पे रुद्र अन्या को थोड़े सहमे नजरों से देख मासूम बने कहता है, वाइफी तुम भड़क क्यों रही हो। क्या हुआ, किस पसंद नहीं आया तुम्हें, तुम कहो तो दोबारा ट्राई करूँ क्या। अन्या रुद्र की बात सुन उसकी हरकतें देख इरिटेट होते होते अपनी मुठिया भींचते हुए रुद्र के करीब आती है और उसके शर्ट का कॉलर पकड़ कहती है, रुद्र क्या ये मजाक चल रहा है। आपको हो क्या गया है। आपको इतनी सी खबर है मैं आपसे नाराज हूँ, और मेरी नाराजगी की वजह क्या है। अन्या के ऐसे बोलने पे रुद्र थोड़े सीरियस एक्सप्रेस के साथ अन्या का हाथ को पकाते हुए कहता है, मुझे पता है वाइफी, मैं बस। रुद्र के इतना कहते ही अन्या अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाकर अपना मुंह फेर गुस्से में कहती है, आपको कुछ पता नहीं रुद्र, आपको सच में कुछ नहीं पता। आपको ये पता है इन बीते सालों में मुझ पे क्या बीती है। जिस बच्चे के लिए हमने सब कुछ खो दिया, मुझे उसे छोड़कर आप बनाना पड़ा, आपकी जिम्मेदारी निभाने पड़ी, जिसकी वजह से मैंने वो सब मिस कर दिया जिसके लिए हमने साथ में सपने देखे थे। आज उस सपने को मुझे साची को देना पड़ा है। आपको पता है कितनी उलझ चुकी है मेरी जिंदगी। रुद्र मैं थक गई हूँ, बिल्कुल थक, सबसे लड़ते लड़ते, कभी खुद से तो कभी ममता से। थक गई हूँ रुद्र, थक गई हूँ। अन्या अपने जज्बातों को संभले रुद्र की तरफ पलट उससे देख कहती है, आपको कुछ नहीं पता। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा है जिस इंसान से मैं शिकायत कर रही हूँ वो मेरे रुद्र है या एक अनजनाबी सिद्धार्थ रहेजा है। अन्या के इस सवाल पर रुद्र अन्या के पास आते हुए उसके हाथों को अपने हाथों में जकड़ कहता है, वाइफी मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो, तुम्हें जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। अपने हाथों को उसके गालों पे रख बड़े प्यार से कहता है, मुझे खबर है वाइफी बहुत कुछ सह है तुमने। मैंने उस हॉस्पिटल में तुम्हारी डैड की बातें सुनी थी। उनकी बातों ने मुझे एहसास दिलाया कि तुमने बहुत कुछ खोकर भी मेरे परिवार को संभाला है, जिसके लिए शायद जिंदगी भर मैं कभी तुम्हें चुका नहीं पाऊंगा। बस वाइफी वादा करता हूँ आने वाले पल में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और बहुत जल्द सब ठीक कर दूंगा। रुद्र के ऐसे कहने पर अन्या का दिल पिघल सा जाता है। वो भी तो कब से बस इस साथ के लिए तराश रही थी। वो रुद्र के सीने से लगाना चाहती थी कि तभी रुद्र का फोन बजाता है। ये देख दोनों का ध्यान उस ओर जाता है। रुद्र का फोन अन्या की टेबल पर था और वो दोनों टेबल करीब थे, जिसकी वजह से अन्या को साफ साफ रुद्र के फोन में आ रहे कॉल का नेम स्क्रीन पे दिख रहा था। नीतिया का नाम पर जैसे अन्या का सोया हुआ गुस्सा वापस से भड़क पड़ा। ये देख रुद्र का तो जैसा सिर फोड़ने का मान करता है। कितनी मुश्किल से उससे अन्या को शांत किया था ताकि वो अपनी बात समझा सके, लेकिन नीतिया गलत टाइमिंग कॉल की वजह से सब गलत हो गया। वो अपनी आंखें मिचते हाथ खुद से कहता है, मार गया, इससे भी अभी कॉल करना। अब तो वाइफी मेरी सुनने से पहले मुझे ऑफिस बाहर फिकवा देगी। रुद्र बड़े मुश्किल से अन्या को देख उससे कुछ कहने को होता है कि अन्या अपनी आंखें तीखी कर रुद्र को घूरते हुए उसका हाथ झटकते हुए अपने चेयर पर जाकर बैठते हुए कहती है, उठा लीजिए मिस्टर रहेजा आपकी नकली बीवी का कॉल का, शायद आपको मिस कर रही होगी। रुद्र जल्दी फोन ऑफ करते हुए अपने पॉकेट में रखता है और अन्या के पास आए जैसे ही आते हुए कुछ कहता है कि अन्या अपना चेयर दूसरी तरफ कर उससे इग्नोर करती है। ये देख रुद्र अन्या समझने की कोशिश करते हुए प्यार से कहता है, वाइफी वो बीवी नहीं है, मेरी नकली यशाली सिर्फ ही वाइफ है, वो तुम हो, वो तो बस। रुद्र इतना ही कहता है कि अन्या उससे घूरती है। ये देख वो चुप हो जाता है।
क्योंकि अब अन्या को समझना उसके बस में नहीं था। तभी अन्या के केबिन का डोर नॉक होता है। ये देख अन्या उचाकते हुए रुद्र को देखती है, जो इस वक्त बेफिक्र हुए दरवाजे की ओर देख रहा था। ये देख अन्या एक झटके में रुद्र के पैर पर अपने हील्स मरते हुए उसके नी पर हिट करती है, जिससे रुद्र दर्द से झुकता है कि अन्या उससे धक्का देते हुए अपने टेबल के अंदर कर खुद उसके आगे आ जाती है। रुद्र तो बस देखते रह जाता है। उसने कभी सोचा नहीं था कि वो रुद्र राय चौहान ऐसे अपनी बीवी से मिलने आने के लिए चारों की तरह छुपाना भी पड़ेगा। केबिन में अमन आया था। उसके जाने के बाद रुद्र झलालते हुए जैसे ही टेबल से निकल उठता है कि उसकी नज़र टेबल पर रखे बुके को देख जग जाती है। अन्या इस वक्त उस बुके को बड़े प्यार से देखकर छू रही थी। ये देख रुद्र गुस्से में उस बुके को हाथ में लिए कहता है, ये वैसा ही बुके है न जो तुम्हें कुछ दिन से रोजा रहे हैं। अन्या ये सुन बड़े आराम हमें जवाब देती है। ये देख रुद्र अन्या को अब घूरते हुए कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ कौन है ये? एपिसोड 309 रुद्र की जालन। अन्या ये सुन बड़े आराम हमें जवाब देती है। ये देख रुद्र अन्या को अब घूरते हुए कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ कौन है ये? अन्या ये बोल कुछ कहने की वाली थी। रुद्र के जलन भरे चेहरे को देख कुछ सोचते हुए उसके हाथ से बुके लिए उसे देखते हुए प्यार से कहती है कोई खास? अन्या के मुंह खास शब्द सुन रुद्र अपने एक भौं उठते हुए अन्या की बाहें पकड़ उसे अपनी तरफ करते हुए कहता है, खास कौन है? अन्या रुद्र के चेहरे पर जलन देख उससे और तड़पते हुए थोड़े कशिश भरी आवाज में कहती है कोई जिससे मेरी सबसे जायद परवाह है और हमारा नाता बहुत पुराना है। ये सुन रुद्र कुछ सोचते हुए गुस्से में कहता है, आयुष? उस आयुष की हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को फूल भेजने की? मैं उससे छोड़ूंगा नहीं। इतना बोल रुद्र गुस्से में आयुष की खबर लेने के लिए आगे बढ़ता है कि अन्या ये देख जल्दी से उससे रोकते कहती है, ओहो आयुष नहीं है वो। रुद्र अन्या की बात पे झलाते हुए कहता है, तो फिर कौन है ये? अन्या उसके चेहरे के झुंझुलाहट देख एक बड़ी सी मुस्कान के साथ रुद्र को देखते हुए कहती है, वो है। रुद्र बेसब्री से अन्या की बातें सुन रहा था कि तभी अन्या बड़े एटीट्यूड में उससे देख कहती है, मैं क्यों बताऊं? नहीं बताओगी? इतना बोल अन्या अपने बालों को बड़े स्वैग के साथ झटकते हुए आगे बढ़ती है कि रुद्र ये देख थोड़े हैरत में अन्या का हाथ पकड़ अपने तरफ कहता है, क्यों नहीं बताओगी? अन्या उसकी बात सुन होठों पर मुस्कान लिए उसके कॉलर को ठीक करते हुए बड़े शांत लेकिन बेपरवाही से कहती है, क्योंकि आपने भी मुझे कुछ नहीं बता था। जब आप मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा सकते हैं, मैं तो बस नाम बताने से इनकार कर रही हूँ। ये सुन रुद्र बेचारों सा मुंह बनते हुए इधर उधर देखते हुए थोड़े लाइट मोड कहता है, वो बात अलग है। मुझे बस सही मौका नहीं मिला, पर अनजाने में तुम्हें पता चल ही गया। अन्या उसका ये लुक देख खुद के चेहरे पर जबरदस्ती भरी मुस्कान के साथ कहती है, हम अलग है तो ठीक है, अनजाने में नहीं बल्कि सबके सामने जल्द ही आपको भी पता चल हो जाएगा ये कौन है और कितना खास है। तब तक एंजॉय करे अपनी सो कॉल्ड नकली बीवी के साथ। इतना बोल अन्या रुद्र के फोन पर इशारा करती है, जहां अब भी नीतिया का कॉल की वजह से फोन वाइब्रेट कर रहा था। ये देख रुद्र एक नज़र अन्या को देख जैसे ही कॉल काट देता है। फिर वो अन्या को कुछ कहने को ही होता है कि फोन दोबारा बजता है। ये देख अन्या अपने अंदर उठ रहे गुस्से के जबरदस्ती पीते हुए रुद्र को देख तन से अपने हाथों को बांधते हुए कहती है, उठा लीजिए वरना मिस्टर रहेजा आपकी नकली बीवी कहीं इस शहर के सारे सेल टावर न कॉल कर करके गिरा दे। इतना बोल अन्या रुद्र को घूरते हुए मुड़ती है। रुद्र कुछ कह पता कि अन्या जाते जाते रुककर वापस से अपने टेबल से वो बुके को बड़े प्यार से उठाकर उन फूलों की खुशबू लिए मुस्कुराते हुए रुद्र को देख वहां से तेज चली जाती है। रुद्र कुछ कर पताया कह पता तब तक अन्या वहां से चली गई थी। ये देख रुद्र को बड़ा नीतिया पे गुस्सा आता है। उसकी वजह से अन्या वापस से उससे नाराज हुए चली गई और उनके बीच की गलत फैमिली और बढ़ गई। वो जनता था अन्या बहुत समझदार है, लेकिन वो एक नज़र में बीवी है, जिसके लिए हर समझदारी वहां लागू नहीं होती जहां पति की बात किसी और के साथ जुड़े। ये सब सोच रुद्र का अच्छा खास मूड का काबरा हो जाता है। रुद्र का फोन अब भी बाज रहा था। ये देख रुद्र काफी गुस्से में फोन उठते हुए अपने दांतों को पिसते हट कहता है, नीतिया क्या तरीका है ये, बार बार कॉल क्यों कर रही हूँ? रुद्र की आवाज सुन नीतिया जो गुस्से में थी, उसका गुस्सा पल भर में डर में बदल गया था, क्योंकि आज तक कभी भी तुमने रुद्र के गुस्से सामना नहीं हुआ था। वो तो शायद असल रुद्र राय चौहान से वाकिफ तक नहीं थी। नीतिया के तो अचानक ही पसीने छूट गए। वो जल्दी से हिचकते हुए सहमी आवाज में कहती है, सीड तुम गुस्से में क्यों हो? क्या हुआ? सॉरी मैंने तुम्हें इतने कॉल किए, वो तो तुम फोन नहीं उठा रहे तो मुझे चिंता हो रही थी। नीतिया की बात सुन रुद्र बिना कोई खास जवाब दिए उससे ओके कह पर फोन रखने को होता है कि नीतिया जल्दी से कहती है, सीड रुको, तुम कहाँ हो?
ये तो बताओ। नीतिया का सवाल सुन रुद्र एक नज़र ऑफिस को देख अपने माथे पर उंगली रख कुछ सोचते कहता है, रास्ते में हूँ, घर आके बात करते हैं। ये सुन नीतिया संतुष्ट हुए कहती है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। और डैड तुमसे मिलना चाहते हैं, उन्हें भी तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुन रुद्र जायद न कुछ कहते हुए ओके कहकर फोन झट से काट देता है। रुद्र एक नज़र अपने फोन देख एक लंबी सांस लिए खुद से कहता है, मेरा बस चले तो मैं एक पल भी इस नीतियाँ और परिवार को न झेलूं। पर दादाजी की एक गलती की वजह से मैं कुछ कर भी नहीं सकता, वरना सब खत्म हो जाएगा। और वाइफी मेरी बात नहीं समझ रही है, उल्टा और गुस्सा होकर चली गई। अब वाइफी को कैसे मनाऊं, समझ नहीं आ रहा है। इतना बोल रुद्र कुछ सोचता हुआ अपना सिर झटक जैसे आगे बढ़ता है कि उसकी नज़र जमीन पे पड़े एक छोटे से कार्ड पे जाती है, जो शायद बुके से गिरा था। रुद्र उस कार्ड को उठाकर देखता है तो उसकी आंखें चढ़ जाती है। उसमें लिखे कुछ इस तरह थे, आई थिंक पार्ट ऑफ me will always wait for your hum. Miss to see you my gorgeous lady, and this part will soon turn into reality. दिल दिल ऐसे शब्द पढ़कर और साथ ही मैसेज के लास्ट में बने हार्ट इमोजी देख तो रुद्र आंखें गुस्से में भर आई। वो गुस्से में उस छोटे से कार्ड को अपने मीठियों में मोड़ देता है, फिर अपने पाँव के नीचे उससे दबाए गुस्से में वहां से चला जाता है। इस वक्त रुद्र इतने गुस्से में था कि शायद इस वक्त कोई भी आ जाए तो आज उसकी खैर नहीं। वो गुस्से में बस यही सोच रहा था, आखिर ये कौन नया अजब गजब प्राणी आ गया तो उसकी ही बीवी को उससे भी जायद मिस करने की बातें कह रहा है और साथ ही सारे आम फिल्ट कर रहा है। यही सब सोच तो रुद्र का खून खोल रहा था। रुद्र का गुस्सा और उसकी जलन सर आंखों पे था, पर जैसे अन्या के उससे यूं तड़पने में मजा भी आ रहा था, इसलिए वो न ही रुद्र के किसी कॉल का जवाब दे रही थी और न उससे खुद से मिलने का मौका। 2 दिन बीत गए, बेचारा रुद्र का जलन और गुस्से में आधा खून सूख गया हो। उसका मूड काफी खराब हो चुका था। रातों की नींद से लेकर दिन सुकून सब अन्या खुद में छुपाए बैठी थी। अन्या उससे पूरे बदले जो ले रही थी। रुद्र बेचैनी से अपने कमरे में इधर उधर टहलते हुए अपने फोन में अन्या का नंबर डायल कर रहा था, बट उसका फोन सुबह से स्विच ऑफ बता रहा था। ये देख रुद्र काफी जायद झाला गया। बेचारों की तो शायद अब एहसास हो रहा होगा कि बीते वक्त पे जितना अन्या ने उसका इंतजार किया था, उसके लिए तड़प उसका इंतजार किया, उससे मिलने को तरसा, उसकी अन्या को कैसा लगा होगा। जब वो महीनों महीनों उससे छोड़ काम में लगा रहा था तो उससे लगा होगा शायद रुद्र के कर्मों के फल थे। जहाँ कभी अन्या थी आज वहाँ रुद्र था। रुद्र इस वक्त अपनी पावर भी नहीं कर सकता, ना ही अपनी पहचान अन्या के बारे की जाने के लिए, क्योंकि इससे हालत बिगड़ सकते थे। जयान और अन्या के सिवा ये सच्चाई अभी किसके कानों तक पहुंची जो नहीं थी। ये सब सोच रुद्र अब अन्या से मिलने के लिए जैसे नए तिगरम लगने का सोच ही रहा था कि तभी नीतियाँ हाथों में एक पैकेट और साथ और भी सामना लिए अंदर आती है और सारा सामान बेड पर रखते हुए कहती है, सीड ये देखो मैंने सारी तैयारी कर दी है, शाम की पार्टी के लिए तुम्हारे कपड़े भी ले आई हूँ। ये सुन रुद्र बेपरवाही से कहता है, पार्टी? कौन सी पार्टी? मैं किसी पार्टी में नहीं जा रहा हूँ नीतिया, मैं बिजी हूँ, तुम अकेली चले जाना। नीतिया ये सुन कहती है, लेकिन सीड तुमने ही तो कहा था डैड से कि तुम इस पार्टी में जाओगे। तुम भूल गए? डैड ने बताया था न, ये एंटरटेनमेंट रिलेटेड इवेंट पार्टी है जहाँ बिजनेस से लेकर हर फील्ड के बड़े बड़े हस्ती आएंगे। ये बहुत अच्छा मौका है सीड, हमने जाना चाहिए ताकि हम सब से मिल सकते। सनशाइन म्यूजिक फ्रेम इवेंट पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है हमें। नीतिया अपने सूद में बोले जा रही थी। रुद्र उससे इरिटेट होते हुए उससे गुस्से से देख कहता है, नीतिया मैंने कह दिया ना, मुझे कहीं नहीं जाना, किसी पार्टी इवेंट्स में नहीं जाना, और रही बात मौके की तो वो खुद हासिल कर लूंगा। रुद्र की बात सुन नीतिया चुप होते हुए एक नज़र रुद्र को देख दोबारा हिम्मत बटोर कहने चाहती है, पर सीड उससे गुस्से से घूर कर जाने का इशारा करता है। ये देख नीतिया की हिम्मत नहीं होती कि वो कुछ कहे। रुद्र का बिहेव से नीतिया मन महसूस कर जानने की लगती है कि तभी रुद्र के अचानक जहन में उस पार्टी का नेम आता है जिससे वो खुद की दोहराता हुआ कहता है, सनशाइन म्यूजिक फ्रेम इवेंट पार्टी। ये तो वही। इतना बोलते ही रुद्र को कुछ याद आता है जिससे उसके चेहरे पर एक चमक सी आ जाती है। वो जल्दी से जाती हुई नीतिया पीछे से टोक कहता है, नीतिया वेट, सॉरी मैं थोड़ा डिस्टर्ब था, थैंक कपड़ों के लिए, एंड हम पार्टी में जरूर जाएंगे, मैं तैयार हो जाता हूँ, तुम तैयार हो जाना। इतना बोल रुद्र उन कपड़ों को लिए वॉशरूम में चला जाता है तो वहाँ नीतिया में होठों पर बड़ी सी मुस्कान खिल जाती है। उससे लगा कि रुद्र को उसका उदास चेहरा देख अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने ना चाहते हुए भी उसकी खुशी के लिए हाँ कर दी। ये सब सोच नीतिया खुशी से झूमते हुए कहती है, मैं जानती थी सीड के दिल में भी मेरे लिए बहुत जल्द वो एहसास हो जाएंगे।
उससे मेरी परवाह होने लगी है। उससे मेरी खुशियों की परवाह होने लगी है। यस, मैं बहुत खुश हूँ। आज देखना सीध मैं ऐसे तैयार होगी कि तुम्हारे नजरें मुझसे हटेगी नहीं। इतना बोल नीतिया भी जल्दी से हंसी खुशी वहां से अपने कमरे में पार्टी के लिए तैयार होने के लिए निकल जाती है। एपिसोड 310 सुहाना एंड अभय की टक्कर। वही दूसरी तरफ अभय का होटल सनशाइन म्यूजिक फ्रेम इवेंट पार्टी आज अभय के होटल में होने वाली थी, जिसके लिए अभय ने पर्सनली सारी तैयारी खुद देखी थी और खुद सब कुछ किया था। ये काफी बड़ा इवेंट था, जिसकी वजह से इसके चर्चे हर जगह होने वाले थे, इसलिए अभय गलती से भी गलती बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ये उसके होटल के साथ उसकी रिप्यूटेशन की भी बात थी। चारों तरफ ऑलमोस्ट सारी प्रिपरेशन हो चुकी थी। अभय लास्ट मोमेंट पे सब एक एक चीज चेक करता हुआ अपने टैब में लिस्ट देख रहा था और अपने पीछे चलती असिस्टेंट को साथ ही कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा था, जिससे उसकी असिस्टेंट बारीकी से नोट कर रही थी। तभी अभय चलते चलते रुककर अपने असिस्टेंट से पूछता है, अरे हाँ मायरा, तुमने एक्स्ट्रा स्टाफ को यहाँ बुला लिया है ना, पार्टी में गेस्ट को अटेंड करने के लिए? ये सुन मायरा झट से हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, यस वो सब हो गया है। सारे स्टाफ ऑलमोस्ट आ चुके हैं एंड हमने उन्हें स्टाफ ड्रेस कोड भी अलॉट कर दिया है। ये सुन अभय वापस से आगे बढ़ते हुए कहता है, ग्रेट, ऑलमोस्ट सब चुका है। 1 घंटे में गेस्ट आने भी शुरू हो गए जाएंगे। एंड वन मोर थिंग, मीडिया कवरेज के लिए जो इंतजाम हुए हैं उन्हें एक बार दोबारा चेक कर लेना। मायरा अभय की सारी बातों पे हामी भरते हुए कहती है, यस हो जाएगा। बट सर अब आप भी रेडी हो जाए, मैंने आपके कपड़े आपके रूम में रेडी करके रख दिया है। अभय मायरा की बात सुन हामी में सिर हिलाए टैब उससे देते हुए अपना फोन निकल उसमें कुछ चेक करता हुआ आगे बढ़ जाता है। वही दूसरी तरफ होटल के साइड डोर से एंटर करती हुई सुहाना आसपास नजरें घबराए हुए देख किसको को कॉल लग रही थी, और दूसरी तरफ से फोन उठते ही जैसे सुहाना बरसते हुए कहती है, सिवा की बच्ची, ये मुझे कहाँ भेज दिया है तूने? तुझे आइडिया भी है ये किसका होटल है? उधर से 24-25 साल की लड़की की थोड़ी हैरत भरी आवाज आती है, क्यों, क्या हुआ सुहाना? तू वहां पहुंच तो गई ना ठीक से? सुहाना ये सुन जबरदस्ती की घबराहट को छुपाए मुस्कान लिए धीरे से कहती है, पहुंच तो गई लेकिन ज्यादा देर जी नहीं पाऊंगी। यार तुझे तो बता चाहिए था न कि मुझे यहाँ आना है तेरे बदले। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है, ओहो सुहाना, तुझे एड्रेस तो दिया था। ये सुन सुहाना अपना सिर पकड़े हुए मन में अफसोस में कहती है, एड्रेस तो दिया था मेरी माँ, पर मैं बिना पढ़े यहाँ आ गई। अब मेरा क्या होगा? उस अभय गोयल ने मुझे देख लिया तो न जाने इस बार कौन कौन से नए नए कैसे ठोकेगा। भगवान जी, बार बार इस इंसान के रास्ते में क्यों लेट हो? क्या मैंने आपके लाडू चुराए हैं जिसकी सजा आप मुझे यूं करवे करेले में दे रहे हो? क्या करूं मैं? निकल लूं क्या यहाँ से? सुहाना अपने मन में खुद से शिकायत कर ही रही थी। फोन से दूरी तरफ सिवा सुहाना की खामोशी देख उससे तेज आवाज लगाते हुए कहती है, सुहाना सुहाना, सुन रही है मेरी बात? देख प्लीज, कोई बहाने मत मरना। आज मेरी सगाई है, इसलिए मैंने तुझे अपनी जगह वहां 1 दिन के लिए जॉब करने को कहा, ताकि मुझे बॉस नौकरी से नहीं निकले। मेरी नई नई नौकरी है। प्लीज सुहाना संभाल लेना, प्लीज कोई गड़बड़ा मत करना, प्लीज। चल मैं रखती हूँ, मुझे माँ बुला रही है। ओके बाय। इतना बोल सिवा फोन रख देती है। तो वही सुहाना अपने फोन को घूरती हुई अचानक ही मुंह है खुद से कहती है, सब संभाल लेना। हम स्मर्क, कैसी दोस्त है, मेरे जनाजे की तैयारी कर, खुद आराम से सगाई कर रही है। बताती हूँ कल इससे। पर सुहाना बेटा, इसके लिए तेरा आज जिंदा रहना जरूरी है। इतना बोल सुहाना अपने कदम आगे बढ़ते हुए आसपास की चीजों को एक्सप्लोर किए खुद को समझते हुए कहती है, वैसे देखने बहुत बड़ी पार्टी लग रही है, इसका मतलब बहुत भीड़ भी होगी, और वो तो इस होटल का मालिक है, वो थोड़ी यहाँ होगा, और अगर होगा भी तो सुहाना जरूरी थोड़ी है तेरी टक्कर हो जाए उससे। इसलिए रिलैक्स हो जा और एंजॉय कर इस अमीरों की दावत को। सुहाना अपनी बात कहे अपने मूड को लाइट अप करने के लिए अपनी बाहें हल्का सा फैलाकर एक गोल चक्कर लगती ही है कि अचानक ही उसकी टक्कर किसी शख्स से हो जाती है, जिसका ध्यान फोन में था, और टक्कर की वजह से उसके हाथ से फोन नीचे गिर जाता है। ये देख सुहाना और वो आदमी जल्दी से एक साथ फोन उठने के लिए झुकते हैं। सुहाना भी जल्दी से जैसे ही सॉरी बोलने को होती है कि तभी उसके कान में पीछे से आती किसी लड़की की आवाज आती है, अभय सर। अभय का नाम सुन तो सुहाना की सिटी पिटी गुल हो जाती है। वो अचानक ही अपना सिर हल्का सा उठाकर देखती है तो उसके सामने अभय को देख वो हैरान रह जाती है। अभय की नज़र अब तक सुहाना पे नहीं पड़ी थी, वो तो अपने फ़ोन में लगा था, और फ़ोन उठने के वक्त सुहाना का सिर नीचे कर उसके बाल उसके चेहरे को ढका रहे थे।
सुहाना अभय को देख अपने जीभ को अपने दांतों ताले दबाते हुए बेचारों सा मुंह मन में कहती है, काश मैं देश के प्रेसिडेंट से न मिलने की मुराद मगाती तो कम से कम सही होता। बट यहाँ जिससे न टिक करना चाहो भगवान, जो अब तो जसबरदस्ती के नो बॉल पे सिक्स मरने के मूड में आ जाते हो। आज तो गई सुहाना, ये तो देखे होटल से बाहर फेंक देगा। तू सिवा को क्या मुंह दिखाएगी। ये सब सुहाना की सूरत रोनी सी हो जाती है। तो वही अभय मायरा की आवाज़ सुन बिना सुहाना को देखे पीछे पलटा है तो मायरा जल्दी से अभय के पास कहती है, सरोजना आपसे मिलना चाहते हैं कुछ चीज़ों के लिए। ये सुन अभय झट में हाँ में सिर हिलाते हुए जैसे ही वापस से पलटा है अपना फ़ोन लेने के लिए तो सामने देख उसकी आंखें चढ़ जाती है, क्योंकि सामने कोई नहीं था। अभय इस वक्त जल्दी में था, इसलिए जायक ध्यान न देते हुए जल्दी से अपना फ़ोन उठते हुए जाने लगता है। पर जाते जाते एक बार प्लेट जरूर देखता है, क्योंकि उससे भी कुछ जानने पहचाने एहसास हुए थे। पर इस वक्त उस एहसासों को भी समझने का वक्त नहीं था उसके पास। सुहाना तो वक्त रहते वहां से भाग आई थी। दूसरी तरफ शौर्य का स्टूडियो। शौर्य अपनी शूटिंग का काम खत्म कर पार्टी में जाने के लिए रेडी हो चुका था। उसने इस वक्त वाइन कलर का सूट पहचान था जिसमें वो काफी डैशिंग लग रहा था। शौर्य अपने लुक्स और चर्म को मिरर में एडोरे किए खुद से कहता है, माना पड़ेगा शौर्य मित्तल, तुम्हें भगवान ने बहुत फुर्सत से बनाया है, कहीं कमी नहीं छोड़ी। मेरा जैसा कोई डैशिंग है क्या इस दुनिया में। इतना बोल शौर्य खुद की तारीफ में अपनी एक आंखों को विंक करता हुआ अपने जाव लाइन पे उंगलियां से सहलते हुए मुस्कुरा रहा था।